Hello, boys and girls. This is a very important video for all the company secretary students of the executive level. My lovely CS executive students, आप लोगों को सारा का सारा अमेंडमेंट मैं यहां पर इकट्ठा करके दे दे रहा हूं अदर देन कंपनी लॉ का अमेंडमेंट आप लोगों के लिए अलग से जो है वो मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पर बहुत जल्द, या फिर अपलोड हो चुका होगा जब तक आप ये देखेंगे, अभी तक नहीं हुआ है, बहुत जल्द हो जाएगा कंपनी लॉ का अमेंडमेंट वीडियो। इसके अलावा भाई JIGL का लेटेस्ट वाला मैराथन आपने देख लिया होगा, SLCM का केस स्टडी मैराथन जो है बहुत जल्द आने वाला है, SBC का मैराथन जो है वो ऑब्वियस से बात है वो बहुत जल्द आने वाला है। और इसके अलावा मैं बता दूं इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, इस वीडियो में सारे के सारे अमेंडमेंट्स JIGL के, SBEC के, SLCM के, EBCL के, JIGL, SBEC, EBCL एंड SLCM, JIGL, SBC, EBCL एंड SLCM, सारे के सारे अमेंडमेंट्स जो आपके 2021 वाले एग्जाम्स के लिए वैलिड है, 2021 एग्जाम्स के लिए वैलिड है, इंस्टीट्यूट ICSI के मॉड्यूल में जो एक्स्ट्रा पोर्शंस थे वो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और नोट्स जो है वो नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं होगा तो टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक डाल दूंगा। सो मेक श्योर आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखें, ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो इसमें आपको क्या मिलने वाला है, जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में एक्स्ट्रा पोर्शन है और जितने भी अमेंडमेंट्स हैं JIGL, SBC एंड EBCL एंड SLCM, ओके, एंड कंपनी लॉ का वीडियो जो है वो अलग से आएगा। और इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट का मैराथन जो है वो आपको मिलेगा इसी चैनल पर, ठीक है। तो अब मैंने ये ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा था, अब ये यहां पर स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने ये देख रखा है ऑलरेडी तब आप वापस से देख लो यार, फिर से रिवीजन हो जाएगा, और अगर नहीं देख रखा है तब तो 100% पक्का से देखो। चलो अब हम लोग अमेंडमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। Very good evening all of you. So in this video we are going to discuss all the additions that have taken place in CS Executive JIGL paper. मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो एडिशंस है इसका जो मैंने नोट्स बना रखा है, ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा MEPL क्लासेस के नाम पर, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको ये बात भी बता दूं कि JIGL के अंदर ज्यादा एडिशंस नहीं है, एक ही पर्टिकुलर चैप्टर में जो है वो JIGL के अंदर एडिशंस है जो अपना लॉ रिलेटेड टू टॉर्ट्स है। सो लॉ रिलेटेड टू टॉर्ट्स, जी हाँ, आपका फेवरेट चैप्टर, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर, उसी में एडिशंस है। नोट्स जो है पूरा का पूरा आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। और अच्छे से अभी हम आपको एनालाइज करवा करके पूरा कोशिश करेंगे कि आपको यहीं पर जो है ULR हो जाए, अंडरस्टैंड भी हो जाए, लर्न भी हो जाए, रिवाइज भी हो जाए। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन में भी तो अमेंडमेंट है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी जिस समय वो अमेंडमेंट आया था मैंने आपके लिए अमेंडमेंट मैराथन बना करके यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा है, वहां पर आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन ये सब के आपको अमेंडमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसका वीडियो का नाम क्या रहेगा, CS अमेंडमेंट मैराथन। चलो, तो JIGL में बहुत कम अमेंडमेंट्स है, बहुत कम एडिशंस है, खाली एक ही एडिशन मैंने आपको बताया ना लॉ रिलेटेड टू टॉर्ट्स में, उसको अपने फटाफट जो है वो खत्म करते हैं। आइए फोकस बॉयज एंड गर्ल्स, लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स आपका चैप्टर नंबर 6। यहां पर सबसे पहले इंस्टीट्यूट ने ICSI ने ये जो ज्ञानबाजी किया है ये इंट्रोडक्शन है, मतलब टॉर्ट्स को समझाने के लिए कि क्यों ये हम लोग को लॉ रिलेटेड टू टॉर्ट्स जो है वो चाहिए, तो इसका बेनिफिट्स क्या है, ये सब समझाने के लिए ज्ञानबाजी है, कुछ खास नहीं है। फिर भी एक बार मैं आपके लिए रीड आउट कर दे रहा हूं, ठीक है। जबरदस्त, इसके बाद जो है ना, इसके बाद वाला जो टॉपिक है ना वो जबरदस्त रहने वाला है, ठीक है, जिसमें हम लोग लायबिलिटी ऑफ द स्टेट, यानी गवर्नमेंट का क्या लायबिलिटी होता है सिटीजंस के प्रति। अगर गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर गलत कर देता है, गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर गलत कर देता तो उसका क्या लायबिलिटी होगा, उसके ऊपर हम लोग चर्चा डिटेल में करने वाले हैं। और दो केस स्टडी भी है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि क्या आने वाला है ताकि आपका इंटरेस्ट जो है वो जग जाए। एक केस स्टडी में तो ये हुआ भाई कि गवर्नमेंट का जो ऑफिसर था, कलेक्टर था, ठीक है, कलेक्टर साहब ने क्या किया, कलेक्टर साहब का ड्राइवर ने फुटपाथ पर किसी इंसान को ठोक दिया और वो आदमी मर गया। हाँ, वही सलमान खान वाला केस टाइप्स, ठीक है। तो उस केस में कोर्ट ने क्या सजा दिया होगा, दिया गया होगा कि नहीं दिया गया होगा, वो हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और एक केस में ये हुआ कि पुलिस ऑफिसर ने एक सिटीजन का गोल्ड कन्फिस्केट कर लिया, ये सोच करके कि ये सोना जो है ना ये चोरी का है, लेकिन बाद में पता चला ये चोरी का सोना नहीं है,
वो आदमी प्रूव कर दिया कि ये सोना जो है ना उसका खुद का कमाया हुआ चोरी का नहीं है। तो अब फिर गोल्ड वाज सपोज टू बी रिटर्न, बट ये पता चला कि माल खाना मतलब जहां पर गोल्ड रखा गया था वहीं से गायब हो गया। ले बेटा, मतलब पुलिस का नेग्लिजेंस था कि पता नहीं क्या था कि गोल्ड ही गायब हो गया। तो उसको गोल्ड मिला होगा कि नहीं मिला होगा, नहीं मिला होगा तो क्यों नहीं मिला होगा, नहीं मिला था क्यों नहीं मिला था, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ना, दो केस स्टडीज जो है सुप्रीम कोर्ट का, दोनों जजमेंट और दोनों कॉन्ट्रारी एक दूसरे से, वो आपके सिलेबस में ऐड किया गया। यही दो मेन केस स्टडी आपके सिलेबस में ऐड किया गया इस चैप्टर के अंदर। एक तो वो फुटपाथ पर एक्सीडेंट कर देने वाला, और एक गोल्ड कंफिस्केट कर लेना, और बाद में पता चला कि नहीं वो गोल्ड उसी का कमाया हुआ है, बट उसको जब रिटर्न करने का बारी आया तो गोल्ड गायब था। ठीक है, तो ये दो सुप्रीम कोर्ट का केस लॉस जो है वो हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। चलो अभी यहां पर देखो भाई, यहां पर ये बोला जा रहा है कि लॉ जो है ना, लॉ इज द ग्रेटेस्ट सिविलाइजिंग मशीनरी। मतलब लॉ क्यों है? आप लोगों को, हम लोगों को सिविलाइज रखने के लिए, नहीं तो हम लोग अनसिविलाइज हो जाएंगे अगर लॉ नहीं रहेगा तो। अगर ट्रैफिक का लॉ नहीं रहे कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। इनकम टैक्स का लॉ नहीं रहे, आप क्या खुद से चढ़ावा चढ़ाएंगे इनकम टैक्स का? कोई नहीं चढ़ाएगा। तो लॉ हम लोग को क्या करता है? सिविलाइज करता है। ठीक है, इट लिबरेट्स द डिजायर टू बिल्ड। ये हमारे अंदर जो है ना कंस्ट्रक्टिविज्म जगाता है कि हम लोग कुछ अच्छा बिल्डअप करें, एंड सबड्यूज द डिजायर टू डिस्ट्रॉय। तो ये हमारे अंदर क्या इच्छा जगाता है? बिल्ड करने का। और क्या इच्छा मारता है? डिस्ट्रॉय करने का इच्छा मारता है तो ज्ञानबाजी पूरा। तो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। इफ वॉर कैन टीयर अस अपार्ट, लॉ कैन यूनाइट अस। वाह। तो वॉर जो है वो हम लोग को टीयर अपार्ट कर देता है, और लॉ हम लोग को क्या कर देता है? यूनाइट कर देता है। बिकॉज यूनाइटेड वी हैव टू फॉलो द लॉ। हाउ डज लॉ यूनाइट अस? आउट ऑफ फियर। सभी को डर लगता है कि अगर कानून नहीं फॉलो करेंगे तो हो सकता है जेल हो जाए। आउट ऑफ लव, रीजन। रीजन मतलब अच्छा ये लॉजिक है तब तो हम लोग लॉ फॉलो करेंगे। लव फॉर लॉ, मेरे जैसे अगर बंदे होंगे तो आपके जैसे अगर होंगे, आपको लॉ से मोहब्बत है इसलिए आप लॉ फॉलो करते हैं। तो लॉ क्यों फॉलो करते हैं? आउट ऑफ फियर, लव और रीजन, लॉजिक, और ऑल थ्री। लॉ जो है ना, ये ह्यूमन का सबसे बड़ा इन्वेंशन है। लॉ इज द ग्रेटेस्ट ह्यूमन इन्वेंशन। बाद बाकी चीज जो है ना, बाद बाकी चीज इंसान को वर्ल्ड के ऊपर मास्टरी दिलाता है, लेकिन लॉ इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल दिलाता है, अपने ऊपर मास्टरी दिलाता है। अगर लॉ है तो हम लोग अपने आप को डिसिप्लिन रखते हैं। सो देखो, मैन बाय द रेस्ट, मैन मास्टर ओवर हिज वर्ल्ड। ठीक है, बट लॉ गिव्स हिम मास्टरी ओवर हिमसेल्फ। इसके अलावा एडमंड ने क्या बोला था? एडमंड ने यही बोला था कि भाई जो जस्टिस है ना, it's a greatest standing policy of a civil society. If you want a society to be civilized, then justice has to be delivered. So justice is a great standing policy, fixed policy. Standing policy मतलब ये तो रहना ही चाहिए एक सिविल सोसाइटी में। ठीक है, इसके अलावा बस जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं, मार्क कर रहा हूं, उतना ही आपको भी कर लेना है। ये केस लॉ में आ जाइए। जय लक्ष्मी सॉल्ट वर्ड प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। जय लक्ष्मी सॉल्ट वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। भाई इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही जजमेंट दिया कि हम लोग जब भी लॉ ऑफ टॉर्ट्स लगाएंगे, हम लोग हमेशा लिबरल अप्रोच फॉलो करेंगे। लिबरल अप्रोच फॉलो करना मतलब, लिबरल अप्रोच फॉलो करना मतलब केस टू केस देख करके हम लोग अपना जजमेंट सुनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग स्ट्रिक्टली एक पर्टिकुलर जजमेंट को पकड़ करके दूसरा जजमेंट सुनाएंगे, ऐसा नहीं है। सो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट देखो, लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट जो है ना, ये अभी भी एक्सपेंडिंग है। इट्स स्टिल एक्सपेंडिंग। मतलब ये कोई आप फिक्स नहीं कर सकते हैं किसी के ऊपर कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन में ये लायबिलिटी है। तो जरूरी नहीं है ना कि सिचुएशन हमेशा सेम रहेगा। तो केस टू केस सिचुएशन अलग रहेगा, तो केस टू केस जजमेंट भी अलग आएगा। सो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट दे आर गोइंग टू अडॉप्ट अ लिबरल अप्रोच टू द लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स। ये देखो क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व, केस का नाम जय लक्ष्मी सॉल्ट। ठीक है, लक्ष्मी तो आप पता ही है, अभी जो है मूवी भी आया था, और लक्ष्मी नाम सबको याद रहता है भाई। और लक्ष्मी की क्या हो? जय हो। तो जय लक्ष्मी, तो जय लक्ष्मी आपको याद रखना है। लक्ष्मी की क्या हो? जय लक्ष्मी। तो जय लक्ष्मी सॉल्ट वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। आपके पास और कोई बेहतर तरीका तो याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को तो ऐसे ही याद हुआ भाई, जय लक्ष्मी सॉल्ट प्राइवेट लिमिटेड।
ठीक है, अब यहां पर क्या बोला गया, ट्रूली स्पीकिंग एंटायर लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज फाउंडेड, जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, टॉर्ट्स, एक बच्चा पूछा सर ये तो बताओ टॉर्ट्स का मतलब क्या होता है, अरे बेशरम बेहया, मैं एडिशन पढ़ा रहा हूं, टॉर्ट्स तो अलग से 2 क्लास का चैप्टर है। तो एंटायर लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज फाउंडेड एंड स्ट्रक्चर्ड, किसके ऊपर फाउंड है, मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर, मॉरलिटी, कि आप किसी को जबरदस्ती का हार्म नहीं कर सकते, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली दोनों ही आप हार्म नहीं कर सकते, इंजर नहीं कर सकते, that no one has a right to injure or harm others whether intentionally or innocently, yani unintentionally. Therefore it would be very primitive, primitive मतलब छोटा सोच, छोटा, simple, not developed, so it would be very primitive, primitive आप लोग समझ गए ना, मतलब not good in this case, to class strictly और close finality, क्लास स्ट्रिक्टली समझ में आ गया कि एक पर्टिकुलर हम लोग जो है क्लास बना दिए कि क्लास ऑफ जजमेंट बना दिए कि हमेशा यही अप्लाई करना है, और क्लोज फाइनलिटी, द एवर एक्सपेंडिंग एंड ग्रोइंग होराइजन ऑफ टॉर्शियस लायबिलिटी, tortious liability is an expanding one, new cases will keep on coming in the society, so we don't want to finalize a particular thing, it will be very primitive, छोटा सोच। सोशल डेवलपमेंट अगर चाहते हो, सोसाइटी का ग्रोथ चाहते हो, कल्चरल रिफाइननेस चाहते हो, कल्चरल रिफाइननेस मतलब वी शुड फॉलो आवर कल्चर बट इट नीड्स टू बी रिफाइंड ना, एज ओल्ड कल्चर में तो ऐसा ये भी था कि जब पति मर जाता था तो पत्नी जो है वो उसको जो है उसको भी अग्नि में भस्म कर दिया जाता था, तो उसको रिफाइन किया गया ना। ऐसे ही बहुत सारे हमारे समाज में बुराइयां हैं जिसको रिफाइन करने का दरकार है। सो लिबरल अप्रोच हैज टू बी फॉलोड। अगर सोशल डेवलपमेंट चाहते हो, ग्रोथ ऑफ सोसाइटी चाहते हो, कल्चर रिफाइन चाहते हो, तो लिबरल अप्रोच टू टॉर्शियस लायबिलिटी इज मोर कंड्यूसिव, मतलब मोर एप्रोप्रिएट। ठीक है, तो भाई देख लो इंट्रोडक्शन में आपने क्या पढ़ा। इंट्रोडक्शन में आपने ये पढ़ा कि भाई लॉ इज द ग्रेटेस्ट सिविलाइजिंग मशीनरी, ये सिविलाइज बनाता है सोसाइटी के लोगों को। व्हाट टीयर अस अपार्ट, बट लॉ यूनाइट अस either because of fear or because of love or because of reason or all three, fear, love, reason or all three. Rest gives a mastery over the world but law gives men the mastery over himself. और एडमंड भी यही बोला था, इट्स द ग्रेटेस्ट स्टैंडिंग पॉलिसी ऑफ अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। बस इतना ही आपको इंट्रोडक्शन में दिमाग में रखना है भाई। और जयलक्ष्मी सॉल्ट वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, जयलक्ष्मी सॉल्ट वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि tortious liability is ever expanding and the courts must adopt a liberal approach. अब आ जाओ यहां पर, रोल ऑफ द स्टेट, रोल ऑफ द स्टेट आपको पता है ना, विसरियस लाइबिलिटी, विसरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। विसरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट में क्या होता है, विसरियस लाइबिलिटी मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल मास्टर शैल बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्शंस ऑफ द एजेंट एंड द सर्वेंट। मेरा एजेंट अगर या मेरा सर्वेंट अगर कोई गलत काम कर दिया तो मालिक प्रिंसिपल विल बी हेल्ड लायबल। ठीक है, तो वैसे ही मान लो से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर आपके साथ या मेरे साथ गलत कर दिया तो गवर्नमेंट को भी लायबल रहना चाहिए उस ग्राउंड्स पर, है ना। बट यहां पर प्रोटेक्शन, ये हम लोग क्लास में पढ़े थे कि गवर्नमेंट जब अपना सॉवरेन फंक्शंस डिस्चार्ज कर रहा है, गवर्नमेंट while discharging sovereign function, government function, in that course of sovereign function, if I feel that wrong has been done to me or wrong has been done to you, then there is no liability of the state. sovereign function discharge करते समय, sovereign function भाई गवर्नमेंट का फंक्शन, उस समय अगर मेरे को या आपको गलत लग रहा है तो इसमें गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं है। जैसे से फॉर एग्जांपल कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द लैंड, आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द लैंड। तो जिसका कंपल्सरी एक्वायर हो रहा है यार, वो तो छाती पीट करके रो रहा है, नहीं मेरे को नहीं बेचना, गवर्नमेंट बोलता हम तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, हमको चाहिए हम लेंगे। तो ये सॉवरेन फंक्शन है, तो यहां पर कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होगा स्टेट का। स्टेट मतलब समझ गए ना, आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाला हम बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का यहां पर कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होगा। वैसे मान लो से फॉर एग्जांपल आपने इनकम टैक्स नहीं भरा, इसलिए आपके यहां सर्वे हुआ, ठीक है, आपको हैरेसमेंट हुआ, आपने टैक्स नहीं भरा,
तो क्या गवर्नमेंट लायबल रहेगा इस चीज के लिए? नहीं, नहीं लायबल रहेगा। तो सॉवरेन फंक्शंस डिस्चार्ज करते समय अगर कोई दिक्कत आएगा तो सहना पड़ेगा। बट नॉन सॉवरेन फंक्शंस डिस्चार्ज करते समय, जैसे मान लो गवर्नमेंट का ऑफिसर गाड़ी से जा रहा था और किसी को ठोक दिया, तो गाड़ी से जाना तो सॉवरेन फंक्शन नहीं होता, वो तो नॉन सॉवरेन फंक्शन होता है। उसमें लायबिलिटी अराइज होगा कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल होगा। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने, चलो मैंने सस्पेंस ब्रेक कर दिया, बिल्कुल होगा। क्यों होगा उसका पीछे पूरा कहानी है, मैं आपको समझाता हूं। तो सॉवरेन फंक्शन और नॉन सॉवरेन फंक्शन समझ में आ गया ना आपको? सॉवरेन फंक्शन में गवर्नमेंट का लायबिलिटी नहीं रहेगा, नॉन सॉवरेन फंक्शन में अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ तो गवर्नमेंट का लायबिलिटी रहेगा। देखो यहां पर, देखो ये सब जो मैंने बताया भैया आपको भी पढ़ने का दरकार नहीं है। आपको कहां से पढ़ना है मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको यहां से पढ़ना है, आर्टिकल 300 से आपको पढ़ना है, यहां से। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब सब बकवास है। जो मैंने आपको बताया वही यहां पर रिपीटेटिवली लिखा हुआ है। ठीक है, आपको सीधा मुद्दे पर आना है। मुद्दा है आर्टिकल 300, यहां से आपको पढ़ना है। आप एक बार चाहो तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं ताकि आपका टाइम बर्बाद नहीं हो। देखो क्या लिखा हुआ है कि भाई मॉडर्न सोसाइटी में तो क्या होता है, मॉडर्न सोसाइटी है भाई, तो जो गवर्नमेंट है यानी स्टेट है और उसके जो लोग हैं उन लोग में आपस में बहुत सारा ट्रांजेक्शन होता है। दे इंटरैक्ट मतलब समझना ना, आपस में बहुत इंटरेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन होता है, लार्ज नंबर इंटरेक्शंस आर लार्ज नंबर बिटवीन द स्टेट एंड सिटीजन, फ्रीक्वेंटली भी होता है, एंड इट इफेक्ट्स द लाइव्स एंड फॉर्च्यून्स ऑफ द सिटीजंस। तो इस इंटरेक्शन के दौरान अगर सिटीजन के साथ गलत हो जाए तो क्या वो स्टेट लायबल रहेगा कि नहीं रहेगा? समझना, तो ये सब लिखा हुआ है ज्ञान। मुद्दा ये एकेडमिक पर्पस नहीं है, एकेडमिक पर्पस यहां से स्टार्ट हो रहा है आर्टिकल 300 से। आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 3 पॉइंट भाई, आर्टिकल 300 सब आर्टिकल 1, आर्टिकल 300 आप याद करो ना, आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स 3 पॉइंट्स रिगार्डिंग द लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। पहला पॉइंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, कैन sue and can be sued also by the name of यूनियन ऑफ इंडिया। तो कितना सारा केस लॉज हम लोग पढ़ते हैं जहां पर यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ये लिखा हुआ रहता है। मतलब समझ जाओ वहां पर पार्टी कौन था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। So government of India can sue and be sued by the name Union of India. And state government can sue also and can be sued also by the name of the state. चाहे वो स्टेट मान लो से फॉर एग्जांपल जब केस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल या फिर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ केरला, ऐसे। सीजी को सू करोगे तो यूनियन ऑफ इंडिया के नाम पर, एसजी को सू करोगे तो उस पर्टिकुलर स्टेट के नाम पर। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 आर्टिकल 300 बोला। दूसरा पॉइंट आर्टिकल 300 बोला, ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन दे बी सूड। तो ये आर्टिकल 300 बोलता है कि यूनियन ऑफ इंडिया और द स्टेट or any particular state, Union of India or any particular state government, they can be sued on those grounds on which they could have been sued, on those grounds on which they could have been sued before the Constitution of India was enacted. इसका मतलब आपको तो पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनैक्ट होने के पहले इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस थे, अलग अलग राज्य थे, प्रोविंसेस थे, है ना? तो जो अलग अलग राजा महाराजा लोग के प्रोविंसेस थे उन लोग अपना अपना रूल्स बना रखा था। ठीक है, और अपना अपना भी रूल्स क्या बना रखा था, उन लोग सबको तो कौन कंट्रोल करता था? ब्रिटिश कंट्रोल करता था। तभी तो हम लोग कॉमन इंग्लिश लॉ बोलते थे। क्या हुआ था, एक इन लोग सब गवर्न होता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। जो इंडिया के अंदर अलग अलग रियासत थे, आई रिपीट, इंडिया के अंदर अलग अलग रियासत थे, उनके ऊपर एप्लीकेबल था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो हमारे यहां पर इंडिया में अलग अलग रियासत के ऊपर एप्लीकेबल था, ये इंडिया में पास नहीं हुआ था, ये यूके का पार्लियामेंट में पास हुआ था। यूके, क्योंकि हम लोग भाई यूके के कंट्रोल में थे, ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, ये तो पता है ना सर, ये पता है हम लोग को। 1857 से हम लोग रेदर 1757 से, जब से वो बैटल ऑफ प्लासी वगैरह हुआ था, तो वहां से लेकर के 200 साल हम लोग जो है बिल्कुल कंट्रोल में थे ब्रिटिश के। तो पहला 100 साल तो ईस्ट इंडिया के नाम से इन्होंने हम पे रूल किया। फिर 100 साल के बाद इन्होंने एक एक्ट पास किया, यूके का पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858।
इन यूके पार्लियामेंट, एज पर विच इंडिया के ऊपर इन लोग वही सारा कानून लगा देगा जो इन लोग ब्रिटेन में फॉलो करता है, जो इन लोग यूके में फॉलो करता है। समझ में आया? यहां का रियासत, यहां के राजाओं के ऊपर वही वाला कानून फॉलो होगा जो इन लोग यूके में फॉलो करता है। और यूके में इन लोग क्या फॉलो करता था? क्राउन एक्ट। और क्राउन एक्ट में क्या लिखा हुआ था मैं आपको बताता हूं। क्राउन एक्ट में लिखा हुआ था किंग कैन डू नो रॉन्ग। बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से। क्राउन एक्ट में लिखा हुआ था किंग कैन डू नो रॉन्ग, मतलब किंग से गलती हो ही नहीं सकता। किसी को मार भी दिया तो मार दिया, नॉन सॉवरेन फंक्शन था, मार दिया मार दिया, किंग कैन डू नो रॉन्ग, मतलब 100% इम्यूनिटी वॉज ग्रांटेड बाय दिस क्राउन एक्ट। लेकिन हुआ क्या, यूके वालों ने अपना ही क्राउन एक्ट जो है वो अमेंड कर दिया और इम्यूनिटी, ये जो लाइन लिखा होता ना किंग कैन डू नो रॉन्ग, ये हटा लिया और बोला कि चाहे किंग हो चाहे कोई भी उसका ऑफिसर हो, उन लोग लायबल रहेगा while discharging non-sovereign function they will be liable just like a private citizen is liable। मतलब जैसे हम और आप कुछ गलत करते हैं तो लायबल रहते हैं, वैसे ही उन लोग भी लायबल रहेगा। ये अमेंडमेंट उन्होंने 1948 में कर दिया था। आराम से क्या बोले हम, सुनो। भारत में जो अलग अलग रियासत थे, ठीक है, उनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एप्लीकेबल था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहां पास हुआ? यूके पार्लियामेंट में, कि फॉर बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया हम लोग का जो ब्रिटेन क्राउन एक्ट है वही एप्लीकेबल कर देंगे। और ब्रिटेन क्राउन एक्ट तो भाई बोलता था किंग कैन डू नो रॉन्ग, बट वो तो अमेंड हो गया ना 1948 में, और जो इम्यूनिटी मिला था वो हट गया। अब हुआ क्या, हुआ ये, बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से। हुआ ये कि 1962 में सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती। इसमें क्या हुआ था, आंख बंद करके इमेजिन करना, हम एक स्टोरी सुना रहे हैं, ठीक है, वैसे सोचना। कलेक्टर साहब राजस्थान में, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती का केस है। तो क्या हुआ, राजस्थान के अंदर एक सिटी है उदयपुर, आपने नाम सुना होगा। तो उदयपुर के कलेक्टर साहब अपने जीप से जा रहे थे, ड्राइवर बहुत नेग्लिजेंटली ड्राइव कर रहा था, रेकलेसली ड्राइव कर रहा था। फुटपाथ पे एक इंसान चल रहा था, उसको ठोक दिया। फुटपाथ पे, रास्ते पे नहीं, फुटपाथ पे। उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ही डाइड आफ्टर 3 days। एक्सीडेंट के 3 दिन बाद ही वो मर गया। अब जो आदमी मरा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव स्यू करने आ गए गवर्नमेंट को, स्टेट ऑफ राजस्थान को स्यू कर दिया कि आपका जो ऑफिसर है, ठीक है, आपके जो लोग हैं उनसे ये गलती हुआ है, तो प्रिंसिपल तो आप है स्टेट ऑफ राजस्थान, तो आप लायबल है, कंपेंसेशन दीजिए। चलिए, तो स्टेट ऑफ राजस्थान ये बोला कि नहीं, हम लोग क्यों कंपेंसेशन दे, किंग कैन डू नो रॉन्ग। अच्छा, लेकिन किंग कैन डू नो रॉन्ग ऐसा क्यों बोला? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एप्लीकेबल था। क्यों? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एप्लीकेबल था, वो क्या बोलता था कि यूके का ही लॉ एप्लीकेबल रहेगा। और यूके का लॉ में क्या लिखा था? किंग कैन डू नो रॉन्ग। बट भाई वो जो किंग कैन डू नो रॉन्ग वाला बात था वो तो अमेंड हो गया था, अमेंड हो गया था 1948 में, और उसके बाद ये कांड हुआ है। और ये कोई सॉवरेन फंक्शन नहीं है जीप में जाकर के किसी को उड़ा देना, गलत ढंग से जीप चलाना, ये कोई सॉवरेन फंक्शन नहीं है, ये नॉन सॉवरेन फंक्शन माना जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक बात गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फाइनली बोला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी बोला था, हाई कोर्ट ने भी बोला था, अपील सुप्रीम कोर्ट में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपील को डिसमिस कर दिया, बोला नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट सब सही है, ये नॉन सॉवरेन फंक्शन है, यहां पर कोई इम्यूनिटी आपको मिलने वाला नहीं। और किंग कैन डू नो रॉन्ग वाला बात आप क्या बोल रहे हैं, वो तो खुद जो ब्रिटिशर लोग था उन लोग खुद ही ये वाला लाइन विड्रॉ कर लिया। तो क्या अब हम लोग और 100 साल पीछे चले जाए, जब उन लोग एडवांस कर रहे हैं तो हम लोग और 100-200 साल पीछे चले जाए?
तो यहां पर स्टेट ऑफ राजस्थान वॉज हेल्ड लायबल। आइए अब ये केस लॉ हम आपको यहां से दिखाते हैं। चिंता मत करो, अभी वापस से पढ़ेंगे। देखो मजा आया ना यहां तक। देखो क्या बोला आर्टिकल 300 में। आर्टिकल 300 में फर्स्ट पहला चीज जो कि बोला गया, सर आर्टिकल 300 में आप तीन बात बता रहे थे। हाँ, पहला बात तो मैंने आपको आर्टिकल 300 में क्या बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर आप सू करना है यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को सू करना है तो नेम ऑफ द स्टेट से। ऑन व्हाट ग्राउंड? ऑन द सेम ग्राउंड on which they could have been sued before the Constitution of India was enacted. और तीसरा नंबर चीज ये बोला गया कि चलो स्यू नहीं करेंगे अगर पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने स्पेसिफिकली कोई इम्यूनिटी ग्रांट किया है। अगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली कोई लॉ पास करके बोल देता है, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट स्पेसिफिकली कोई लॉ बना देता है कि नहीं ये वाला केस में इन लोग को इम्यूनिटी है, तब मिलेगा इम्यूनिटी। ये देखो आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब ध्यान से। फर्स्ट पहला पॉइंट क्या बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्यू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्यू और बी स्यूड बाय द नेम ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में स्यू और बी स्यूड बाय द नेम ऑफ द स्टेट। ये पहला पॉइंट बोला गया, ये आपका पॉइंट नंबर 1, ठीक है। सेकेंडली दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में स्यू और बी स्यूड इन रिलेशन टू देयर अफेयर्स इन द लाइक केसेस एज डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड द करस्पॉन्डिंग। भाई डोमिनियन ऑफ इंडिया समझ में आ रहा है? डोमिनियन ऑफ इंडिया मतलब ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन, यूके जिसके हाथ में कंट्रोल था। डोमिनियन ऑफ इंडिया मतलब इंडिया का जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी था। डोमिनियन मीन कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो इंडियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सीओ हो सकता है, कर भी सकता है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कंट्रोलिंग अथॉरिटी और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविंसेस और द कॉरस्पॉन्डिंग इंडियन स्टेट्स माइट हैव सूड और बीन सूड। तो उन लोग तो मतलब क्राउन एक्ट के हिसाब से सीओ होगा। मतलब इफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन इनैक्टेड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पहले जैसे सीओ होते आया था वैसे ही होगा। थर्डली तीसरा बात क्या है? तीसरा बात ये है कि जो अभी हम लोग बताए ना सेकंड मेंशन रूल की, जैसे डोमिनियन अथॉरिटी सू या स्यू करता है, स्यू होता है या स्यू करता है, वैसे ही हमारे स्टेट्स भी वैसे ही होंगे। बट सेकंड मेंशन रूल शैल बी subject to any provision which may be made by parliament or legislature of the state। मतलब if parliament or legislature of state has made certain act तो फिर हम लोग वो फॉलो करेंगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट आर्टिकल 3 में। अब ये आ गया सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती 1962। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बाद पहला जजमेंट आया था स्टेट का लायबिलिटी के ऊपर। फर्स्ट पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जजमेंट ऑन द लायबिलिटी ऑफ द स्टेट इन कोर्ट। हुआ क्या था? हुआ यही था भाई, ड्राइवर ऑफ गवर्नमेंट जीप का ड्राइवर था, कलेक्टर ऑफ उदयपुर यूज कर रहा था, knocked down a person walking on the footpath by the sides of a public road, ठोक दिया एक आदमी को, injured person died 3 days later in the hospital। Legal representatives of the deceased sued the state of Rajasthan and the driver for compensation and damages because of the tortious act committed by the driver। Civil wrong मतलब। It was found by the court, district court, high court, supreme court, सबने एक ही चीज बताया कि driver was rash and negligent in driving the jeep and the accident was result of such driving on his part। तो ये कौन सा फंक्शन था? ये नॉन सॉवरेन फंक्शन में आया, सॉवरेन में नहीं। The suit was decreed by the trial court, also by the high court। हाई कोर्ट के खिलाफ फिर अपील किया गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट भी बोला हाई कोर्ट सही है, अपील डिसमिस, अपील अगेंस्ट द हाई कोर्ट वाज डिसमिस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या कहा इस केस में? जो मैंने आपको समझाया पूरा वही सब कहा। ये देखो यहां से, इट इज क्लियर फ्रॉम व्हाट हैज बीन सेड अबव that dominion of India or any constituent province of the dominion would have been liable as per Government of India Act 1858।
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 क्या बोल रहा था? यहां पर ये समझ में आ गया ना, डोमिनियन ऑफ इंडिया एटसेट्रा प्रोविंस ऑफ डोमिनियन वुड हैव बीन लायबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 क्या बोल रहा था कि भाई जो ब्रिटिश का क्राउन एक्ट है वही फॉलो होगा। अब ये देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला, वी हैव नॉट बीन शोन एनी प्रोविजन ऑफ लॉ। आपने कुछ पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेशन में कोई एक्ट बनाया है? वी हैव नॉट बीन शोन एनी प्रोविजन ऑफ लॉ स्टैट्यूटरी और अदरवाइज व्हिच वुड एक्सोनरेट, एक्सोनरेट मतलब छोड़ देना, एब्सॉल्व कर देना, माफ कर देना, व्हिच वुड एक्सोनरेट यानी एब्सॉल्व यानी रिलीव, मुक्ति, which would exonerate the Rajasthan Union from vicarious liability for the acts of its servants, analogous to the common law of England. तो आपने कोई हमें ऐसा कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन दिखाया ही नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं दिखाया है जो राजस्थान यूनियन को बचा ले from vicarious liability because of the acts of the servants. It was impossible by reason of the maxim the king can do no wrong. पहले तो impossible था ना स्यू करना गवर्नमेंट को, क्यों? क्योंकि पहले क्या लिखा हुआ था, किंग कैन डू नो रॉन्ग। तो इट वाज इम्पॉसिबल। व्हाई इम्पॉसिबल? बिकॉज यहां मैक्सिम था किंग कैन डू नो रॉन्ग। इट वाज इम्पॉसिबल। क्या इम्पॉसिबल था? इट वाज इम्पॉसिबल टू स्यू द क्राउन फॉर द अट्रोशियस एक्ट ऑफ द सर्वेंट, बट इट वाज रियलाइज्ड इन यूके ये रूल जो है आउटमोड हो चुका है, खत्म करो इस रूल को, मॉडर्न डेवलपमेंट आ चुका है। इसलिए पार्लियामेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट ने 19 देखो क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 लेकर के आया, इफेक्टिव फ्रॉम 1948। मैंने आपको बताया था ना 1948 में अमेंड हुआ, तो ये रहा देखो जनवरी 1 1948 से ये अमेंडमेंट लागू कर दिया। और ये जो एब्सोल्यूट रूल ऑफ इम्यूनिटी देता था ना जो कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, हटा दिया गया। एब्सोल्यूट रूल ऑफ इम्यूनिटी ऑफ द सॉवरेन हैज नाउ बीन ब्लोन अप, हट गया। तो इसलिए अब आप भी लायबल रहेंगे राजस्थान। ठीक है, तो बस यहीं तक मेन था आपका। और फिर क्राउन एक्ट में जो अमेंडमेंट है वो क्या बोला है, ये देखो, Crown shall be subject to all those liabilities in tort to which it would be subject if it was a private person of full age and sound mind capacity in respect of tort committed by its servants or agent. सुना? Crown एक प्राइवेट पर्सन की तरह ही लायबल रहेगा। बस यहीं तक आपको करना है। इसके बाद जो था मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, आपको एग्जाम में यहीं तक लिखना है, फिर रिपीटेशन है। और एक तो ये वाला केस भी याद कर लीजिएगा, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस अब्दुल मजीद। स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस अब्दुल मजीद में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफिसर को उसका सैलरी नहीं मिल रहा था, तो एरियर्स ऑफ सैलरी के लिए गवर्नमेंट को स्यू कर दिया और बिल्कुल यहां पर स्यू किया जा सकता था। स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस अब्दुल मजीद में कोर्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड, कोर्ट रिकॉग्नाइज राइट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट टू स्यू द गवर्नमेंट फॉर रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ हिज सैलरी। ठीक है, यहां वही सब लिखा हुआ है देखो कि अब हम लोग 100 साल पीछे थोड़ी ना जाएंगे, गोइंग बैक मोर देन 100 इयर्स एटलीस्ट। अगर हम लोग किंग कैन डू नो रॉन्ग जो यूके हटा दिया और हम लोग उसी के ऊपर चिपके रहे ना, ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, तो केस का नाम बताइए जो अभी आपने दो तो सीखा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था, एक स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती और एक स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस अब्दुल मजीद। अब आइए कॉन्ट्रारी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का। डिफरेंट नोट वाज स्ट्रक बाय सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इन कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ। तो सर हम लोग किसको फॉलो करेंगे, तुमको कुछ फॉलो नहीं करना, तुमको एग्जाम में दोनों लिख करके आना है। समझ गए सर? और यहां पर मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, वी विल हैव टू टेक अ लिबरल अप्रोच नॉट अ स्ट्रिक्ट अप्रोच। जयलक्ष्मी वाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोल दिया था लिबरल अप्रोच लिया जाएगा।
Different note was struck by Supreme Court in Kasturi Lal versus State of UP. अब कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्या हुआ, अगेन एक स्टोरी की तरह इसको याद करना। पुलिस ऑफिसर्स ने, यूपी के पुलिस ऑफिसर्स ने एक प्राइवेट सिटीजन का गोल्ड कॉन्फिस्केट कर लिया, ये इल्जाम लगा करके ये चोरी का सामान है तुम्हारे पास। लेकिन बाद में वो उस इंसान ने प्रूव कर दिया वो चोरी का नहीं था, उसी का था, ही ओन्ड इट। तो भाई फिर गोल्ड वापस करने का बारी आया। तो जब गोल्ड वापस करने का बारी आया तो पता चला कि मालखाना से गोल्ड गायब है, मालखाना से सोना गायब है उस इंसान का, कि हाँ तुम्हारे ही गोल्ड है लेकिन क्या करें गायब है, नहीं दे सकते, तुम्हारा ही है लेकिन खो गया। तो वो पर्सन फिर कोर्ट में केस के ऊपर केस करने लगा और बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कि भाई मेरे को तो स्टेट का गलती है यहां पर, ठीक है, तो स्टेट से मेरे को डैमेजेस चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा विचित्र यहां पर जजमेंट दिया कि देखो पुलिस, बहुत ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि पुलिस जो केस इन्वेस्टिगेट करता है, सर्च सीजर करता है, कन्फिस्केशन करता है, सीजर करता है, ये पुलिस का काम जो है ना, ये सॉवरेन फंक्शन में आता है, ये नॉन सॉवरेन फंक्शन में नहीं आता। और टॉर्शियस लायबिलिटी मैंने आपको जब स्टार्ट हुआ था मैंने तभी बता दिया था कि स्टेट तभी लायबल रहेगा जब नॉन सॉवरेन फंक्शन रहे। सॉवरेन फंक्शन में तो फिर हम और आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये पुलिस का जो काम है ना, सर्च करना, सीज करना, इन्वेस्टिगेट करना, विथहोल्ड करना, कस्टडी में रखना, ये सब सॉवरेन फंक्शन है। सॉवरेन फंक्शन डिस्चार्ज करते समय अगर किसी पर्सन के साथ कुछ नाइंसाफी होए तो वो होए, इसका कुछ उपाय नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्षमा चाहते हैं, आपका गोल्ड जो है हम लोग इससे नहीं दिलवा सकते, ना ही इससे हम लोग डैमेजेस आपको दिलवा सकते हैं, बिकॉज इट वॉज ऑल ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ सॉवरेन फंक्शन, नॉट अ नॉन सॉवरेन फंक्शन। और सॉवरेन फंक्शन में अगर आपको इंजुरी हो रहा है, डैमेजेस हो रहा है, तो आपको सफर करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह भी एक भारी मन के साथ कहा गवर्नमेंट को फटकार लगाते हुए, लेकिन अब वो इंसान क्या करेगा, वो गवर्नमेंट को फटकार लगा दो, क्या उस इंसान का नुकसान भरपाई हो जाएगा, नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि हम लोग को बहुत दुख होता है ऐसा जजमेंट पास करते समय कि वो बेचारा का गोल्ड जो आप लोग खो दिए, और ये सॉवरेन फंक्शन है बिल्कुल है लेकिन कोई रेमेडी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला यूपी गवर्नमेंट को कि क्यों ना आप लोग अपने लेजिस्लेचर में कुछ कानून वगैरह बनाए कि आप लोग को स्पेसिफिकली कहां इम्यूनिटी मिलना चाहिए और कहां इम्यूनिटी नहीं मिलना चाहिए। बस मामला खत्म। देखो सर, ये तो बहुत नाइंसाफी हो गया। कन्फिस्केशन, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड भी तो एक तरीके से नाइंसाफी है, बट है सोवरेन फंक्शन है। देखो क्या हुआ, कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्या हुआ इन दैट केस। तो ये दो जब केस स्टडीज आएगा, अब आप लोग आराम से लिख सकेंगे। एक तो मान लो यही वाला केस स्टडी आ गया, जीप से किसी को ठोक दिया गया, तो वहां पर स्टेट लेवल है, लिख देना पूरा केस स्टडी का रेफरेंस के साथ, केस लॉ का रेफरेंस के साथ। और यहाँ पर गोल्ड जो है वो कन्फिस्केट किया गया, लेकिन बाद में वो केस जीत गया कि गोल्ड उसी का है, लेकिन पता चला गोल्ड चोरी हो गया तो भी डैमेजेस नहीं मिलेगा, सॉवरेन फंक्शन था। देखो यहाँ पर कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में प्लेंटिफ हैड बीन अरेस्टेड, प्लेंटिफ को अरेस्ट कर लिया था पुलिस ऑफिसर्स ने ऑन सस्पिशन ऑफ पोजेसिंग स्टोलन प्रॉपर्टी। ऑन सर्च ऑफ हिज पर्सन large quantity of gold was found and seized under CRPC. Ultimately, he was released, but the gold was not returned as the head constable in charge of the Malkhana समझ में आया ना, जहां पर गोल्ड स्टोर था, had absconded with the gold. ले बेटा, कांस्टेबल ही गोल्ड लेकर के भाग गया। The plaintiff thereupon brought a suit upon the state of UP for the return of the gold, या फिर उसका ऑल्टरनेटिव डैमेजेस दो मेरे को। ठीक है, तो अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला देखो, क्योंकि जो निचली अदालत जो बोला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ट्रायल कोर्ट बोला वो बोला बिल्कुल स्टेट ऑफ यूपी लायबल हो, डैमेजेस हो। हाई कोर्ट बोला ना ना नॉट लायबल, सुप्रीम कोर्ट भी बोला नॉट लायबल।
When the matter was taken to Supreme Court, court found that yes, police officers were negligent in dealing with the plaintiff's property, but in spite of the said holding, जितना मार्क करा उतना, in spite of the said holding, Supreme Court held that yes, there was negligence. But Supreme Court, in spite of such holding, it rejected plaintiff's claim on the ground that the act of negligence was committed by the police officers while dealing with the property of Ralia Ram. Ralia Ram वही है भाई जिसका सोना जो है वो कांस्टेबल लेकर के भाग गया था, which they had seized, मतलब plaintiff था Ralia Ram. In exercise of their statutory powers, मतलब sovereign function, power to arrest person, search and seize property are power conferred by statute. And in the last analysis मतलब final analysis, कह दिया ना, बस कह दिया, इसके बाद और कुछ नहीं. They are powers which can be categorized as sovereign powers. और sovereign powers exercise करते समय अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो हो जाए, टॉट्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा. ठीक है, तो मेन यही था कि sovereign power and so no liability of state. आप भी ऐसे लिख लीजिएगा जैसे मैंने लिखा है, and so no liability of state. Having rejected the claim, सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन ये भी बताया, जो मैंने आपको अभी बोला ना, अरे केस वही है, कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि इट्स हाई टाइम कि जो लेजिस्लेचर्स इन इंडिया सीरियसली कंसीडर whether they should not pass legislative enactment to regulate and control their claim from immunity. कहां इम्यूनिटी मिलना चाहिए, कहां नहीं मिलना चाहिए, आप लोग बनाइए ठीक से. ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला. बस इतना ही. डिस्टिंक्शन बिटवीन यहां पर आ जाइए सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन फंक्शंस. ये ऑलरेडी हम लोग क्लास में इसके ऊपर चर्चा कर रखे हैं, लेकिन यहाँ पर एक केस है जो हम आपको बताना चाहेंगे. एन नागेंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. इसमें यहां पर यह बोला गया कि क्या सॉवरेन है क्या नॉन सॉवरेन है. देखो, जो केवल गवर्नमेंट कर सकता है वो सॉवरेन माना जाएगा. समझ में आया? यानी आर्मी रेस करना, आर्मी मेंटेन करना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस मेंटेन करना. ये देखो, इन मॉडर्न सेंस कौन सा केस हम लोग पढ़ रहे हैं, एन नागेंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ एपी. सॉवरेन नॉन सॉवरेन का डिस्टिंक्शन ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं चैप्टर में, जिसके ऊपर केस पढ़ रहे हैं. इन द मॉडर्न सेंस, आज के जमाने में डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉवरेन नॉन सॉवरेन पावर डज नॉट एग्जिस्ट, उतना एग्जिस्ट नहीं करता. ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ पावर के ऊपर एंड किस तरीके से एक्सरसाइज हो रहा है. डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ पावर एंड मैनर ऑफ इट्स एक्सरसाइज. ज्ञानबाजी भैया. लेजिस्लेचर का क्या पावर है, कानून बनाना ऑन टॉपिक्स. एग्जीक्यूटिव का क्या पावर है, इंप्लीमेंट करना, एडमिनिस्टर करना लॉ को. तो ये तो हम लोग को पता ही है, लेजिस्लेचर का पावर है टू लेजिस्लेट लॉ, एग्जीक्यूटिव बॉडी का पावर है टू इंप्लीमेंट एंड एडमिनिस्टर द लॉ. अ लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर खराब भी हो सकता है, अल्ट्रावीरस भी हो सकता है, मे बी बैड और अल्ट्रावीरस. जो लेजिस्लेचर ने कानून बनाया हो सकता है वो बैड हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, वायलेट करता हो कॉन्स्टिट्यूशन को. तो हम और आप चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में जाकर के कि ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल है, बट ये थोड़ी ना बोल सकते हैं गवर्नमेंट ने नेग्लिजेंटली काम किया, दारू पी करके काम किया. नहीं, इट मे बी बैड और अल्ट्रावीरस, बट सिंस इट्स एन एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, उन्होंने अपना लेजिस्लेटिव पावर यूज किया है. अगर हम और आप अफेक्ट हैं तो हम लोग चैलेंज कर सकते हैं लॉ का वैलिडिटी के ऊपर. वी कैन नॉट अप्रोच टू कोर्ट ऑफ लॉ फॉर नेग्लिजेंस इन मेकिंग द लॉ. ठीक है, ये पढ़ो. वन ऑफ द टेस्ट टू डिटरमाइन कि ये सॉवरेन है कि नहीं है, जो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन है ये सॉवरेन है कि नहीं, क्योंकि सॉवरेन होगा तो बच जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया. तो ये स्टेट का काम सॉवरेन है कि नहीं है, ठीक है, वेदर स्टेट इज आंसरेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ और नॉट, इससे पता चलता है.
स्टेट जिस चीज के लिए कोर्ट में एंसरेबल नहीं है, मतलब समझ जाओ सॉवरेन है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे एग्जांपल है। डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन समझ में आया? बहुत जन को इफेक्ट किया, बट इज द स्टेट आंसरेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ? आंसर इज नो। तो फिर टॉर्ट्स का लायबिलिटी भी अराइज नहीं होगा। सर्जिकल स्ट्राइक्स, क्या आप गवर्नमेंट को कटघरा में खड़ा कर दोगे? नहीं। तो ये सब जो है टॉर्ट्स के दरमियान नहीं आएगा। फॉर इंस्टेंस, डिफेंस ऑफ कंट्री, रेजिंग द आर्म फोर्स एंड मेंटेनिंग पीस या फिर वॉर, फॉरेन अफेयर्स, पावर टू अक्वायर एंड रिटेन टेरिटरी। टेरिटरी मतलब समझ में आया ना, कब्जा और कोई चीज के ऊपर, दूसरे देशों के ऊपर। आर फंक्शंस व्हिच आर इंडिकेटिव ऑफ एक्सटर्नल सोवरेनिटी, ये सब सोवरेन पावर्स है एंड आर पॉलिटिकल इन नेचर, देयरफॉर दे आर नॉट अमेंडेबल टू जुरिसडिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी सिविल कोड। ये सब सिविल कोर्ट में नहीं ला सकते आप, ये सब के ऊपर टॉर्ट नहीं ला सकते। नो सूट विल लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ इट, स्टेट इम्यून है ये सब चीज से। ओके, बट इम्यूनिटी एंड्स हियर, ये सब चीज में इम्यूनिटी है, बस इसके आगे इम्यूनिटी नहीं है। आप हर चीज में बोलेंगे इम्यूनिटी तो नहीं होगा। ये सब जो एग्जांपल दिया गया वो सब में आपके पास इम्यूनिटी है, वो सब सॉवरेन पावर्स है। ठीक है। उसके बाद यहां पर और कुछ काम का नहीं है। ये सब देखिए वही ज्ञानबाजी लिखा हुआ है। क्लेम ऑफ कॉमन मैन, ऑर्डिनरी सिटीजन कैन नॉट बी थ्रोन आउट merely because it was done by the officer of the state। स्टेट का ऑफिसर जो है रास्ते पे किसी को मार दे तो उसको इम्यूनिटी मिलेगा क्या? जस्ट बिकॉज इट वॉज डन बाय द स्टेट और इट्स ऑफिसर? नो। ठीक है, बस उतना ही, बस उतना ही बेटा, जितना काम का चीज है। फिर ये ऑलरेडी हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ लिए थे, जयलक्ष्मी सॉल्ट वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में, कि हम लोग को लिबरल अप्रोच रखना है, स्ट्रिक्ट अप्रोच नहीं रखना है। और देखो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में और क्या ऑब्जर्वेशन दिया, बस बस बेटा 5 मिनट और खत्म होने वाले। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ये भी दिया कि टॉर्ट्स में क्या होता है, इंजुरी होता है और डैमेज होता है, हम लोग बात कर चुके हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इंजुरी एंड डैमेज आर द टू बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ टॉर्ट। इंजुरी मतलब समझ में आया ना, वायलेशन ऑफ लॉ, और डैमेज मतलब आपको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा उसके कारण। सर लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी तो यही होता है, आराम से। हाँ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है और डैमेजेस कॉज हो रहा है। हाँ, लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो ब्रीच हो रहा है वो प्राइवेट पार्टीज ने डिसाइड किया था, रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशन। लेकिन टॉर्ट्स में अगर मेरे को कुछ डैमेज हो रहा है तो इट वाज नॉट डिसाइडेड बिटवीन टू ऑफ अस। सो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्राइवेट अफेयर बिटवीन टू पार्टीज, बट टॉर्शियस लायबिलिटी इज नॉट अ प्राइवेट अफेयर बिटवीन टू पार्टीज। ये देखो, ये जो इंजुरी और डैमेज है ना, विच आर द टू बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ टॉर्ट, ये तो कॉन्ट्रैक्ट में भी वैसे ही रहता है ना। Although these may be found in contract as well, but the violation which may result in tortious liability are the breach of duty primarily fixed by the law। tortious liability में जो breach हो रहा है वो law breach हो रहा है, और contract में जो breach हो रहा है वो तो terms and condition fixed by the party breach हो रहा है। torts में क्या होता है, duties towards persons generally, specific person नहीं, society। लेकिन contract में society थोड़ी ना, specific person है। ठीक है, तो ये torts और contract का डिफरेंसेस आपको ध्यान में रखना है। फिर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं। फॉल्ट लायबिलिटी क्या होता है सुन लो, जानबूझ करके अपना पोजीशन को गलत इस्तेमाल करना, ये होता है फॉल्ट लायबिलिटी। मतलब समझ लो, से फॉर एग्जांपल अगर जज पैसा लेकर के जजमेंट दे रहा है तो फॉल्ट लायबिलिटी है। रायलैंड वर्सेस फ्लेचर भर भर के हम लोग पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, इट नीड्स नो मेंशन ओवर हियर। ये देखो फॉल्ट लायबिलिटी क्या होता है,
जो मैंने आपको बताया था। एक ये वाला केस का नाम याद कर लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 3 केस लॉ अभी हम लोग पढ़े। 3 कौन सा समझ में आया? जयलक्ष्मी वाला, एक स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती वाला जिसमें कलेक्टर साहब का जो ड्राइवर था उसने ठोक दिया था, उसमें वो लायबल था, नॉन सॉवरेन फंक्शन था। और एक हमने क्या पढ़ा? स्टेट ऑफ यूपी वाला, ठीक है, जिसमें बेचारा का प्लेंटिफ का जो गहना था, गोल्ड था, वही जो है गायब हो गया था। उसमें लायबल नहीं था स्टेट, क्योंकि वो सॉवरेन फंक्शन था। और एक स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस मजीद भी, उसमें क्या था सर स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस मजीद में कि गवर्नमेंट ऑफिसर गवर्नमेंट को स्यू कर सकता है अगर उसका सैलरी एरिया है। अब ये देखो, डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन, डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन में ये बोला गया कि अगर कंज्यूमर चाहे सीधा मैन्युफैक्चरर को भी स्यू कर सकता है, भले डायरेक्ट रिलेशन मैन्युफैक्चर कंज्यूमर में नहीं है, मैन्युफैक्चर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर ने माल खरीदा, लेकिन अगर डिफेक्ट था मैन्युफैक्चरर को भी स्यू कर सकता है। मैन्युफैक्चर वाज हेल्ड लायबल टू द अल्टीमेट कंज्यूमर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटी टू केयर, इट वाज अ ड्यूटी टू केयर फॉर मैन्युफैक्चरर। बहुत सिंपल था, याद कर लेना। और एक केस लॉ, ये तो स्टीवेंसन वाला हो गया, और एक केस लॉ एंस वर्सेस मर्चेंट लंदन बोर्ड काउंसिल, इसमें क्या बोला गया, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर नाम याद नहीं हो तो यू कैन इग्नोर इट, खाली एक नाम याद कर लेना कि broad general principle of liability for foreseeable damage is so widely applicable that the function of the duty of care is not so much to identify the case where liability is imposed but to identify where it is not। क्या बोल रहे हैं सर, क्या है ये? यहाँ ये बोला जा रहा है कि जो लायबिलिटी अराइज होगा, ठीक है, ड्यूटी टू केयर वाला टॉर्शियस लायबिलिटी, वो कहां अराइज होगा? ज्यादा वहां अराइज नहीं होगा जहां ऑलरेडी लायबिलिटी फिक्स्ड है, वहां तो ऑलरेडी लायबिलिटी फिक्स्ड है। ज्यादा कहां अराइज होगा? जहां पर लायबिलिटी फिक्स नहीं है, तो वहां पर हम लोग को टॉर्शियस लायबिलिटी का सहारा है। वापस से देखो, नॉट सो मच टू आइडेंटिफाई द केसेस, ज्यादा ध्यान उन केसेस पर नहीं जाएगा जहां लायबिलिटी ऑलरेडी फिक्स्ड है, बट ज्यादा ध्यान वहां जाएगा जहां लायबिलिटी फिक्स्ड नहीं है। ओके, क्योंकि वहां रेमेडी नहीं है तो रेमेडी कोर्ट्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो बस मेरे प्यारे बच्चों, जेएचएल में इतने ही एडिशंस थे, ठीक है। तो ये सारे के सारे एडिशंस जो है आप लोग को अच्छे से पढ़ लेने हैं, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी लॉ में जो भी एडिशंस था वो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, ठीक है। आप 2021 में भी एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब उसी के लिए हम आपको बता रहे हैं। कंपनी लॉ में भी जितने भी अपडेट्स हैं सबके सब यूट्यूब पर अवेलेबल है, अलग से आपको और कुछ नहीं करना है। चलो बाय बाय बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, एज पर द टाइम यू आर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, एसबीईसी के अंदर जो हमारे एडिशंस हैं, अमेंडमेंट्स हैं, उसका ऑलरेडी 99% पोर्शन, जी हाँ 99% पोर्शन मैंने कंपनी लॉ के साथ ही कवर करवा दिया था। तो जो कंपनी लॉ का 2 अलग से अमेंडमेंट क्लासेस आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा, और आई बटन में भी आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ द कंपनी लॉ 2 अमेंडमेंट क्लासेस दैट विल कवर 99% अमेंडमेंट्स ऑफ एसबीईसी। फिर भी ये जो डॉक्यूमेंट है मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि ये अमेंडमेंट्स है, और जैसा मैं आपको बता रहा हूं 99% अमेंडमेंट्स ऑलरेडी कवर्ड है। सो हार्डली इट विल टेक 10 मिनट्स टू कवर द रिमेनिंग पोर्शन। लेट अस फिनिश इट ऑफ वेरी फास्ट। तो एसबीसी का पेपर भाई उसी का अच्छा जाएगा जिसका कंपनी लॉ के ऊपर कमांड है, जिसका कंपनी लॉ पर कमांड नहीं है, एसबीसी जो है उसका कभी भी अच्छा नहीं जा सकता, बिकॉज एसबीसी में समझ लो 60 to 70% कंटेंट कंपनी लॉ का ही रहना है। ये देखो, सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंपनीज, इसके अंदर अमेंडमेंट है अपना निधि अमेंडमेंट रूल 2020, जो कि अपने बखूबी कंपनी लॉ के अमेंडमेंट क्लास में कर रखे थे, कंपनी लॉ सेकंड अमेंडमेंट क्लास जो था। तो यहां पर ये पूरा का पूरा जो निधि के फॉर्म्स चेंज हुए थे 1 2 3, नया फॉर्म जो लाया गया था निधि का, वो सब ऑलरेडी जो है वो अपने बहुत बढ़िया से कर रखे हैं, ठीक है। तो यहां से आपको कुछ भी करने का दरकार बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट रेफर माय कंपनी लॉ
अमेंडमेंट वीडियोस। इसके अलावा ये सारा निधि कंपनीज के बाद कंपनी इनकॉर्पोरेशन अमेंडमेंट रूल्स, जैसा कि आपको पता है कंपनी इनकॉर्पोरेशन अमेंडमेंट रूल्स जो थे वो भी हम लोग जो है अलग से पढ़ रखे हैं वेब सर्विस स्पाइस प्लस का। ठीक है, तो इसके लिए तो मैंने अपना पूरा का पूरा अच्छे से प्रैक्टिकली भी आपको ये अमेंडमेंट सिखाया था, तो वहां से आपको कर लेना है रूल 38 का अमेंडमेंट। ये सब ऑलरेडी बखूबी अपने पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो यहां से आपको कुछ भी और अलग से रेफर नहीं करने का दरकार है, कंपनी लॉ अमेंडमेंट में गहराइयों के साथ अपने पढ़ रखे हैं। अगेन इसमें गवर्नमेंट कंपनी का जो डेफिनेशन में चेंज आया है, अगेन ये आपको कंपनी लॉ के ही अमेंडमेंट क्लास में मिल जाएगा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में जो अमेंडमेंट है ये भी आपको कंपनी लॉ अमेंडमेंट क्लास में मिल जाएगा। निधि कंपनी का अमेंडमेंट हम आपको बता ही चुके हैं, यू हैव टू रेफर द कंपनी लॉ अमेंडमेंट क्लास। स्टार्टअप का डेफिनेशन जो है, जो स्टार्टअप का डेफिनेशन अमेंड हुआ है, ये तो आपने क्लास में भी पढ़ रखे हैं कि भाई पहले डीआईपीपी का डेफिनेशन पढ़ते थे, अब डीपीआईआईटी का डेफिनेशन पढ़ते हैं। जी हाँ, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल में रूल 8 सब रूल 4 में स्वेट इक्विटी शेयर, जो स्वेट इक्विटी शेयर रहता है वो स्टार्टअप कंपनी लोग को अलाउड था स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना नॉट एक्सीडिंग 50%। मतलब समझ में आया, नॉट एक्सीडिंग 50% मतलब अप टू 50%, मैक्सिमम 50% ऑफ पीयूएससी उन लोग इशू कर सकते थे पहला 5 साल तक। अमेंडमेंट के बाद अब 5 साल हट करके 10 साल हो गया, तो ये भी हम लोग ऑलरेडी क्लास में पढ़ रखे हैं। Then why this video? Just to give you confidence that we have covered everything. Okay. Again, अकाउंट्स ऑफ कंपनी का जो अमेंडमेंट है, देख लो भाई, देख लो देख लो, ये सब ऑलरेडी मेरे कंपनी लॉ अमेंडमेंट क्लासेस में हम लोग कवर कर रखे हैं। चलो एक नया चीज, न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का डेफिनेशन में अमेंडमेंट है, ये आपको यहां से पढ़ना है। ठीक है, ये अमेंडमेंट जो है ये आपके काम का, मतलब अभी तक जितना भी अमेंडमेंट था वो ऑलरेडी कंपनी लॉ का अमेंडमेंट था, वो कंपनी लॉ में हम लोग कर रखे थे। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का जो डेफिनेशन है उसमें अमेंडमेंट है, वो यहां से कर लेना है। अब डेफिनेशन में क्या हुआ है, आप माइक्रो एंटरप्राइज है कि मीडियम एंटरप्राइज है कि स्मॉल एंटरप्राइज है, ये डिपेंड करेगा दो क्राइटेरिया के ऊपर। पहले खाली एक क्राइटेरिया था, दो क्राइटेरिया, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी एज वेल एज टर्नओवर। माइक्रो एंटरप्राइज कौन होगा, जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या फिर इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। माइक्रो एंटरप्राइज क्या होगा, जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी या फिर इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ एंड टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 5 करोड़। तो प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़ एंड टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 5 करोड़। तो 1 करोड़ एंड 5 करोड़ के अंदर अगर आप रहेंगे तो आप माइक्रो है। सर 1 करोड़ 5 करोड़ से ज्यादा है तो देखो, तब वो स्मॉल माना जाएगा अगर उसका इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीन और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 करोड़। तो 1 और 5 था माइक्रो। ठीक है, 1 करोड़ 5 करोड़ माइक्रो, और वो यहां पर बढ़ करके आप इंटू 10 कर दो, इंटू 10, तो 1 करोड़ बन गया 10 करोड़, 5 करोड़ बन गया 50 करोड़। ठीक है, 10 टाइम्स। और मीडियम क्या माना जाएगा, डज नॉट एक्सीड, इन्वेस्टमेंट प्लांट इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 250 करोड़। मतलब आपको यहां पर 50 टाइम्स जो है कर देना है। आप खाली 1 करोड़ एंड 5 करोड़ ध्यान में रखना, फिर 1 करोड़ 5 करोड़ को इंटू 10 कर देना और मीडियम के लिए इंटू 50 कर देना। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर, 1 करोड़ 5 करोड़ ध्यान में रखेंगे, स्मॉल के लिए इंटू 10, मीडियम के लिए इंटू 50, डन। भाई आईबीसी का ये अमेंडमेंट मैंने अलग से भी आपको वीडियो बना करके डाल रखा था, अगर बाई चांस आपको नहीं मिले तो अभी सुन लो, आपने वो मिस कर दिया हो या नहीं मिले सर्च करने पर तो अभी सुन लो। यही है, पहले आईबीसी कब ट्रिगर हो जाता था, जब डिफॉल्ट का अमाउंट 1 लाख रुपया रहता था। लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा, मैंने आपको बताया था 1 लाख और सच हाई लिमिट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बट नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़। 1 लाख का डिफॉल्ट अमाउंट पहले ही ट्रिगर हो जाता था। ठीक है, लेकिन क्या था, सीजी के पास पावर था कि 1 करोड़ तक डिफॉल्ट अमाउंट वो 1 करोड़ तक बढ़ा सकता था ट्रिगरिंग करने के लिए आईबीसी। और अब वो जी हाँ पूरा ट्रिगरिंग अमाउंट जो है वो 1 करोड़ कर दिया है। देखो, CG hereby specifies 1 crore as a minimum amount of default for the purpose of the section। मतलब अब आईबीसी तभी ट्रिगर होगा जब डिफॉल्ट का अमाउंट कितना रहेगा, कम से कम 1 करोड़।
आपको तो पता ही है ये होल ऑफ इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा भाई, जम्मू कश्मीर के ऊपर भी, बिकॉज ऑफ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर, ये तो सभी को पता है। इसके अलावा क्योंकि कोविड आ गया तो डिफॉल्ट ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। धंधा पानी बंद है तो डिफॉल्ट ही होगा। अब डिफॉल्ट अगर होगा तो सब फिर आईबीसी ट्रिगर करने चले जाएंगे, अगर डिफॉल्ट का अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा रहा तो इस चीज को रोकने के लिए, सुनामी को रोकने के लिए, एनसीएलटी को बचाने के लिए और आईबीसी के सुनामी को रोकने के लिए बोला गया भाई हम लोग 6 महीना तक इसको सस्पेंड करेंगे, और अगर गवर्नमेंट चाहे इसको और भी आगे ले जा सकता है, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। मतलब गवर्नमेंट अगर चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसको 1 साल तक आईबीसी को सस्पेंड करके रख सकता है। हाँ, ऑलरेडी जो केसेस ये ऑर्डिनेंस के पहले ऑलरेडी जो केसेस ट्रिगर हो चुके थे वो तो आईबीसी के अंदर चलेंगे, नए केसेस हम लोग ट्रिगर नहीं होने देंगे। ठीक है, इसके लिए ऑर्डिनेंस लाया गया था, आईबीसी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, और ये एक नया सेक्शन 10 बनाया गया था इस ऑर्डिनेंस द्वारा, और सेक्शन 10 ने यही बोला था कि भाई नो एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी, आप सीआईआरपी कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ फाइल नहीं कर सकते हैं 25 मार्च ऑनवर्ड्स, 25 मार्च ऑनवर्ड्स फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, और सच फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर मतलब सीजी अगर चाहे तो 25 मार्च से इसको 1 साल तक कर सकते हैं, यानी 25 मार्च 2021। तब तक भी अगर कोविड का सिचुएशन ठीक नहीं रहा, इकोनॉमी ठीक नहीं आया, तो फिर से एक ऑर्डिनेंस ला दिया जाएगा भाई, फिर से इसमें बदलाव ला दिया जाएगा। बट अभी आपको याद रखना है 6 महीना और सच हायर पीरियड, बट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। ठीक है, तो वही बोल रहा है, प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन शैल एवर बी फाइल्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटा फॉर द सेड डिफॉल्टिंग ऑकरिंग पीरियड ड्यूरिंग द सेड पीरियड। इस पीरियड में अगर डिफॉल्ट हो भी गया तो भी आप इसके लिए कभी भी ट्रिगर नहीं कर सकते हैं आईबीसी को, फ्यूचर डिफॉल्ट पे कर सकते हैं। ये सब डिफॉल्ट पर इस पीरियड दौरान जो डिफॉल्ट होगा उस पर आप ट्रिगर नहीं कर सकते। हाँ, द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी डिफॉल्ट बिफोर 25 मार्च। ऑब्वियस सा बात है, नए आईबीसी को ट्रिगर नहीं होने देंगे, नए केसेस को हम लोग ट्रिगर नहीं होने देंगे, नए डिफॉल्ट के ऊपर आईबीसी ट्रिगर नहीं होने देंगे। पुराने केसेस जो 25 मार्च के पहले ही जो डिफॉल्ट हो रखे हैं उसके ऊपर ट्रिगर हो सकता है भाई। क्लियर है ना, 25 मार्च के पहले अगर डिफॉल्ट हुआ होगा तो ट्रिगर हो सकता है। ठीक है, बस यही था, और ये सेम चीज लिखा हुआ जो अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस इतना ही है। इसके अलावा और कोई भी आपको एसबीसी का अमेंडमेंट्स का चिंता करने का दरकार नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर सारे बच्चों ने देख ही लिया होगा, मेरा अमेंडमेंट मैराथन पक्का से देख लेना, अमेंडमेंट मैराथन। उसके अलावा कंपनी लॉ का वॉल्यूम 1 का मैराथन पक्का से देख लेना, कंपनी लॉ का वॉल्यूम 2 का मैराथन पक्का से देख लेना। जेआईजीएल का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का वीडियोस भी डाला हुआ है, रिवीजन वीडियोस भी डाला हुआ है, जिसमें जेआईजीएल का ऑलमोस्ट पूरा ही रिवीजन है। बच्चों को पता नहीं रहता क्योंकि वो प्लेलिस्ट जाकर के देखते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देखो, जेआईजीएल का 2 धुआंधार रिवीजन क्लासेस डाला हुआ है, पूरा जेआईजीएल रिवीजन हो जाता है। और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स पूरा चैप्टर डाला हुआ है। ठीक है, तो अमेंडमेंट मैराथन, कंपनी लॉ वॉल्यूम 1 मैराथन, वॉल्यूम 2 मैराथन, जेआईजीएल का रिवीजन, प्लेलिस्ट पक्का से जाकर के देख लेना, अलग अलग सब्जेक्ट्स का भी रिवीजन मिल जाएगा। और इसके अलावा जो भी एडिशन है, चाहे वो जेआईजीएल का हो, जेआईजीएल का काफी अच्छा खासा एडिशन था, लगभग 1 घंटा का था, तो वो भी पक्का से देख लेना। और प्लेलिस्ट में जाओ, और भी बहुत सारा चीज मिल जाएगा। चलो, तो एसबीसी का अमेंडमेंट का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बस इतना ही था। आपको 10 मिनट में आई थिंक अपने कंप्लीट कर दिया है, तो आराम से अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव, बाय। Hello boys and girls, good morning, good afternoon, good evening, whenever you are watching this video. Now, 4 important amendments in SEBI takeover code regulation, SEBI substantial acquisition of shares and takeover regulation. These amendments are applicable for CS executive and CS professional, old syllabus and new syllabus both. These amendments were introduced in the last week of June 2020, and some amendments were also introduced in the code in July month of 2020. These are absolutely applicable for your December 20 term, June 21 term and thereafter December 21 term also. तो अब ये amendments है क्या?
सबसे पहला रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2, टेंशन लेने का दरकार नहीं है। अगर आपको नहीं भी याद है टेक ओवर कोड, एकदम ब्लैंक भी हो रखा है, तो भी अमेंडमेंट आपको समझा दूंगा मैं, आप खाली ध्यान लगा करके सुनते जाइए। इट विल हार्डली टेक 15 मिनट्स, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इसके अलावा और भी जो अमेंडमेंट्स है सीएस एग्जीक्यूटिव का सेबी के पेपर में, वो हम लोग कवर करने वाले हैं एसएलसीएम का मैराथन में। जी हाँ, एसएलसीएम का शानदार मैराथन के ऊपर आई वाज वर्किंग सिंस लास्ट 1 मंथ एंड सो, तो अब वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और कभी भी जो है आपको हम एक डेट दे देंगे, ठीक है। उस डेट पर वो आपको मैराथन जो है एसएलसीएम का फुल रिवीजन अमेंडमेंट सब कुछ मिल जाएगा। सीआरआई के जो रिमेनिंग अमेंडमेंट्स है वो भी जो है टाइम टू टाइम हम लोग जो है वो डिस्कस करते रहेंगे सीएस प्रोफेशनल का। इनफैक्ट सीआरआई का अमेंडमेंट मेरा ऑलरेडी टेक्निकल टीम को दिया हुआ है, कुछ उसके सिस्टम में प्रॉब्लम होने के कारण वो अपलोड नहीं कर सक रहा है, बट वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इट विल बी अपलोडेड बाय टुमारो इटसेल्फ। चलो अभी आओ टेक ओवर कोड का जो अमेंडमेंट है उसको अपने सल्टा देते हैं। रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2, बिल्कुल सही, क्रीपिंग एक्विजिशन लिमिट। क्रीपिंग एक्विजिशन में आपने क्या प्रोविजन पढ़ा था कि जब ऑलरेडी 25% से 75% के बीच में, 25% टू 75% के बीच में मेरे पास शेयर होल्डिंग यानी वोटिंग राइट्स है, तो कोई एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अप टू 5% हम लोग अक्वायर कर सकते हैं विदाउट ट्रिगरिंग द ओपन ऑफर, है ना। तो व्हेन आई एम इन द जोन ऑफ 25 से 75% के बीच में, तो कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल यानी अप्रैल से मार्च, हम 5% तक अक्वायर कर सकते हैं विदाउट ट्रिगरिंग द ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट। अब यहां पर यह अमेंडमेंट है भाई कि अगर प्रमोटर है हम, टारगेट कंपनी के अगर हम क्या है, प्रमोटर है, मेरा ही कंपनी है भाई, हम प्रमोटर है उस कंपनी के, तो पहले तो आप चाहे प्रमोटर या कुछ भी हो, अगर 25 से 75% के बीच में होता था और आप 5% से ज्यादा अक्वायर करना चाहते थे इन फाइनेंशियल ईयर, अप टू 5% तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा 5% से ज्यादा वोटिंग राइट अक्वायर करना चाहते थे इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, तब ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट, मैंडेटरी ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट ट्रिगर हो जाता था। अब यहां पर प्रमोटर को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है कि चलो 5% नहीं, आप अप टू 10% जो है क्रीपिंग एक्विजिशन के अंदर अक्वायर कर सकते हो। सो अगर हम कंपनी के, लिस्टेड कंपनी के प्रमोटर हैं, मेरे पास 25 से 75% के बीच में होल्डिंग है, तो पहले अप टू 5% हम अक्वायर कर सकते थे ना पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, अब हम अप टू 10% अक्वायर कर सकते हैं ओनली इन फाइनेंशियल ईयर 2021। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 5% की जगह अप टू 10% हम अक्वायर कर सकते हैं विदाउट ट्रिगरिंग द मैंडेटरी ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट। ऐसा क्यों, क्यों प्रमोटर लोग को बोला गया कि आप अप टू 5 नहीं, अप टू 10% तक अक्वायर कर सकते हो इन फाइनेंशियल ईयर 2021 खाली विदाउट ट्रिगरिंग द मैंडेटरी ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट, क्यों बोला गया? ये अमेंडमेंट का क्या कारण था? अमेंडमेंट का ये सिंपल सा कारण था, कोविड 19 के कारण सबका बिजनेस ठप पड़ गया था, तो कैपिटल क्राइसिस ना हो जाए, और अगर कैपिटल क्राइसिस हो जाए तो प्रमोटर ही तो कैपिटल डालेगा ना भाई। अब प्रमोटर कैपिटल कैसे डालेगा? इक्विटी स्टेक लेगा, ऑब्वियस सा बात है, शेयर लेगा, ठीक है। तो प्रमोटर अगर कैपिटल डाल रहा है, कंपनी को सरवाइव करने के लिए स्ट्रेस हो चुका है, उस कंपनी में कैपिटल डाल रहा है और वो शेयर ले रहा है और वो 5% से ज्यादा हो रहा है, तो आप उसको बोल रहे हैं चल 26% का मैंडेटरी ओपन ऑफर दे, उतना रुपया नहीं है मेरे पास, फिर मरने दो कंपनी को। फिर तो भाई इकोनॉमी जो है वो एकदम जो है ठप पड़ जाता। अच्छे खासे लिस्टेड कंपनीज बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रेस उन लोग खत्म हो जाता। इसलिए प्रमोटर को बोला गया कि नहीं नहीं, आप अप टू 5% नहीं, आप अप टू डालिए ना कैपिटल, अप टू 10% तक आप लीजिए। अब प्रेफरेंशियल इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स के जरिए, प्रेफरेंशियल इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स के जरिए अप टू 10% हासिल करिए, मैंडेटरी ओपन ऑफर ट्रिगर नहीं होगा। तो क्रीपिंग एक्विजिशन में यहां पर मैं आपको फिर से एक बार समझा दे रहा हूं, यहां पर जो अमेंडमेंट आया है किसके लिए आया है? प्रमोटर के लिए आया है। प्रमोटर को क्या फैसिलिटी दिया गया है कि क्रीपिंग एक्विजिशन आपके लिए अप टू 5% नहीं, अप टू 10% करते रहे विदाउट ट्रिगरिंग मैंडेटरी ओपन ऑफर। देखिए नया प्रोविजो इंसर्ट किया गया इन रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2। प्रोविजो क्या बोल रहा है? प्रोवाइडेड दैट एक्विजिशन बियॉन्ड 5% अप टू 10% ऑफ द वोटिंग राइट इन टारगेट कंपनी, चलो भाई परमिट कर देंगे, किसको परमिट कर देंगे? लेकिन खाली फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए टेम्पररी रिलैक्सेशन है, कोविड हमेशा थोड़ी ना रहेगा, उम्मीद है 2021 में खत्म हो जाए भाई। परमिटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, और सच मानो तो मेरे ख्याल से तो मार्च 21 तक आते आते खत्म हो ही जाएगा। तो परमिटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन बाय प्रमोटर। ये जो भाई
फायदा का बात है, किसके फायदा का बात है? प्रमोटर का। ये परमिशन किसको मिला है? खाली प्रमोटर को मिला है कि क्रीपिंग एक्विजिशन में इंस्टेड ऑफ 5% वो 10% तक जा सकता है। परसुएंट टू प्रेफरेंशियल इशू ऑफ इक्विटी शेयर, ऑब्वियस सा बात है, कैसे वो स्टेक रेज करेगा? प्रेफरेंशियल इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन द टारगेट कंपनी। रीजन क्या है भाई इस अमेंडमेंट का? कैपिटल इन्फ्यूज करने के लिए इन द स्ट्रेस्ड कंपनी ड्यू टू कोविड-19, स्टेबलाइज द शेयर प्राइस मूविंग डाउन। तुम सोचो शेयर का दाम तो धड़ल्ले से गिरने लगा था ना, क्रैश करने लगा था, तो अब उस प्राइस को सपोर्ट कब मिलेगा? जाहिर सा बात है, जब प्रमोटर कैपिटल डालेगा। एंड इंक्रीज द स्टॉक मार्केट एक्टिविटीज, ताकि स्टॉक मार्केट में भी हलचल बना रहे। कंक्लूजन क्या है भाई मेरा? ये प्रमोटर फ्रेंडली अमेंडमेंट है। सेकेंड अमेंडमेंट, तो ये सबसे पहला अमेंडमेंट था टेक ओवर कोड का। कुछ बच्चों को लग रहा है ना 5% क्रीपिंग एक्विजिशन हट करके 10% हो गया, नहीं, वो खाली प्रमोटर के लिए हुआ है और केवल फाइनेंशियल 2021 के लिए हुआ है। सेकेंड अमेंडमेंट, अभी हमने बात किया ना प्रेफरेंशियल इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स के जरिए करेगा, तो आपको पता होना चाहिए प्रेफरेंशियल इशू ऑफ इक्विटी शेयर का प्राइसिंग क्या रहता है। सर याद आ रहा है सर, वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस रहता है ऑफ द रिलेटेड इक्विटी शेयर्स कोटेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। सर वो हम लोग को याद आ गया सर, वीकली हाई और लो का एवरेज लेना पड़ता था ऑफ लास्ट 26 वीक्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट डेट। रेलेवेंट डेट के पिछला कितना हफ्ता? 26 हफ्ता और 2 हफ्ता, ठीक है, ये दोनों में विच एवर इज हायर रहता था। 26 हफ्ता का एवरेज, 2 हफ्ता का एवरेज, विच एवर इज हायर। अब वो 26 हफ्ता नहीं लेकर के, अमेंडमेंट ये है कि 26 हफ्ता नहीं लेकर के 12 हफ्ता लिया जाएगा, 26 वीक्स की जगह 12 वीक लिया जाएगा, ये अमेंडमेंट है। प्रेफरेंशियल इशू का जो प्राइसिंग में 26 हफ्ता होता था वो 26 वीक्स नहीं होकर के 12 वीक्स हो जाएगा, 12 हफ्ता। अगेन रीजन क्या है? कोविड-19। तुम सोचो ये अमेंडमेंट जो है ना, समझ लो एकदम जून एंड में आया, अब वहां से अगर 26 हफ्ता जाए तो एक्चुअल में वो सब भी आ रहा है ना, अप्रैल, मार्च महीना, अप्रैल महीना जब स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था भाई कोरोना के चक्कर में। मार्च मंथ और अप्रैल मंथ में तो स्टॉक मार्केट क्रैश था, तो शेयर का दाम तो एकदम जमीन पर गिरा हुआ था, तो वो तो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर नहीं है ना, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग बोले यार 26 हफ्ता जाएंगे तो मार्च अप्रैल आ रहेगा, 26 हफ्ता मत जाओ, चलो 12 हफ्ता ले लेते हैं, प्रीसीडिंग 12 वीक्स। ये भी एक टेम्पररी अमेंडमेंट है, ये खाली 31 दिसंबर 2020 तक ही एप्लीकेबल है। हाँ, हो सकता है इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाए, बट फिलहाल 31 दिसंबर 2020 तक एप्लीकेबल है। तो प्रेफरेंशियल इशू का जो प्राइसिंग है, एक नया रेगुलेशन देख लो डाल दिया गया है, रेगुलेशन 164B आईसीटीआर रेगुलेशन 2018 में डाला गया है, बट क्योंकि मैं टेक ओवर कोड पढ़ा रहा था, प्रेफरेंशियल इशू है, मैंने सोचा यहीं पर मैं ये वाला पढ़ा देता हूं अमेंडमेंट। तो रेगुलेशन 164B इन आईसीटीआर रेगुलेशन 2011 और 2018, देखो भाई क्या प्राइस रहेगा प्रेफरेंशियल इशू का? इट शैल नॉट बी लेस देन हायर ऑफ एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो ऑफ द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ रिलेटेड इक्विटी शेयर्स कोटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 26 वीक्स करेगा, 12 वीक्स, 12 वीक्स इंस्टेड ऑफ 26 वीक्स, और 2 वीक्स प्रीसीडिंग द रेलेवेंट डेट, वो सबसे सही है। लॉक इन पीरियड 3 साल रहेगा। रीजन क्या है? मार्च अप्रैल वर द वर्स्ट मंथ फॉर स्टॉक मार्केट, उसको अवॉइड करने के लिए 26 हफ्ता की जगह हम लोग 12 हफ्ता का एवरेज ले रहे हैं, 2 हफ्ता रिमेन्स द सेम। कंक्लूजन, इट्स अ टेम्पररी रिलीफ, कब तक? 31/12/2020 से। तीसरा अमेंडमेंट बहुत ही छोटा अमेंडमेंट है मेरे प्यारे बच्चों, एस्क्रो अकाउंट में जो डिपॉजिट करना पड़ेगा इन केस ऑफ इनडायरेक्ट एक्विजिशन, टेक ओवर कोड में हमने पढ़ रखा है इनडायरेक्ट एक्विजिशन, तो उस एस्क्रो अकाउंट में आप डिपॉजिट जो करना रहेगा वो कंसिडरेशन का 25% नहीं 100% करना रहेगा। पहले 25% होता था, अब 100%। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है, याद रख लीजिएगा। एस्क्रो अकाउंट में द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड in case of indirect acquisition will be 100% of the consideration instead of 25% earlier. रीजन क्या? टू अलाइन विद द डायरेक्ट एक्विजिशन, क्योंकि डायरेक्ट एक्विजिशन में ऑलरेडी 100% था। इंटरेस्ट इन केस ऑफ डिले ऑफ पेमेंट टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर लोग का ओपन ऑफर दे करके आपने शेयर जो है एक्सेप्ट कर लिया, शेयर होल्डर्स हैव टेंडर्ड द शेयर्स, यू हैव एक्सेप्टेड देयर शेयर्स, बट आपने पेमेंट करने में डिले कर दिया शेयर होल्डर लोग को, अब ब्याज लगेगा अक्वायरर को। ओपन ऑफर में जो शेयर्स एक्सेप्ट किया अक्वायरर ने, अगर पेमेंट में डिले हुआ तो डिलेड पीरियड का 10% ब्याज लगेगा, 10% इंटरेस्ट पर annum. Acquirer shall pay interest at the rate of 10% per annum for the delayed period on delayed payment to the shareholder. Shares were accepted in open offer. Reason, यही फेयर मार्केट प्रैक्टिस है यार। क्या रीजन? हाँ, सेबी ने पावर रखा है कि अगर अक्वायरर कोई जेन्युइन रीजन दिखाए सेबी को, तो सेबी ये 10% इंटरेस्ट को वेव ऑफ कर सकता है। अब नोट्स मत चिल्लाना, यही नोट्स है, आपको यहीं से कॉपी करना है, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। You can take the screenshot, boys and girls. ले लिया स्लाइड 1 का स्क्रीनशॉट, हम आगे बढ़ रहे हैं।
स्लाइड 2 का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। स्लाइड 2 का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ रहे हैं भाई, ये पूरा ठीक से ले लो। डन, आगे बढ़ रहे हैं। डन, इसका भी ले लो भाई स्क्रीनशॉट। ओके ओके, दैट्स इट फॉर द डे। अच्छा, चैनल को बेशर्मो सब्सक्राइब कर लो, नया चैनल है, डबल प्यार दिखाओ, दूसरों को भी सब्सक्राइब करवाओ। इसी चैनल में एसएलसीएम का भी मैराथन आने वाला है और रिमेनिंग जो एडिशंस हुए हैं वो सब इसी चैनल पर आने वाले हैं। पक्का सब्सक्राइब करो यार, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब करो और अपने फैमिली को और बड़ा करो और दूसरों को भी करवाओ। थैंक यू, इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। लॉट्स ऑफ लव गाइस, टेक केयर, बाय बाय। Hello, boys and girls. So this is Mohit Agarwal here, and I hope you guys are doing absolutely fine. Good morning, good afternoon, good evening, as per the time you are watching the video. So मैं आपको बता दूं, आज हम लोग सीएस एग्जीक्यूटिव का इकोनॉमिक बिजनेस कमर्शियल लॉ ईबीसीएल में जो एडिशन हुआ है वो पढ़ने वाले हैं। ये सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस के लिए तो वैलिड है ही, ओल्ड सिलेबस का जो ईसीएल है उसके लिए भी ये वैलिड है, तो भाई ध्यान से देखते चलो। ओके, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जेआईजीएल में जो एडिशन हुआ, ठीक है, जेआईजीएल, एसबीईसी, जेआईजीएल हो गया, एसबीईसी हो गया, ये ऑलरेडी जो नया चैनल है ना एमईपीएल क्लासेस, उसमें ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो मेक श्योर कि जेआईजीएल और अपना एसबीसी आप जो है देख लिए हो। बहुत बार क्या होता है ना, बच्चे सोचते हैं कि यार बाद में देख लेंगे, अभी तो ऐसे भी कुछ याद नहीं है, तो अभी देख करके समझ में नहीं आएगा। अरे गलत हो आप, बिल्कुल समझ में आएगा। उल्टा अगर ब्लैंक हो तो बल्कि देख लो। अभी मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं वहां पर कि मेरे को पता है कि आप ब्लैंक हो, फिर भी मैं समझा दूंगा और उल्टा रिवीजन हो जाएगा और जो मन मर चुका है पढ़ने का ना वो शायद जाग जाए। यू अंडरस्टैंड? सो वॉच दीज एडिशंस इंस्टेंटली। और अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है और फिर आप देख रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो जेजीएल, एसबीसी, ये सब हो चुका है। और इसके अलावा कंपनी लॉ का 2 अमेंडमेंट वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, 2 मैराथन ऑलरेडी आप लोग को दिया हुआ है, अच्छे से कर लेना भाई। एसएलसीएम का मैराथन के अंदर ही उसका जो एडिशन अमेंडमेंट है वो सब कवर हो रहा है। बचा ईबीसीएल। ईबीसीएल आइए अभी अपने सल्टा देते हैं एडिशंस करके। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन इन एफडीआई पॉलिसी। अब देखो, ये काम का बात है। ये आपको ये सब याद नहीं रखना है कि कौन सा प्रेस नोट नंबर था, पैरा नंबर कौन सा था, कौन सा प्रेस नोट नंबर, कौन सा पैरा नंबर नहीं अमेंडमेंट लाया, ये आपको याद नहीं रखना है। अमेंडमेंट क्या है वो आपको याद रखना है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि अमेंडमेंट क्या है। ये जो अमेंडमेंट है ना, जबरदस्त मजेदार अमेंडमेंट है। क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। ये अमेंडमेंट खास करके लाया गया चाइना को रोकने के लिए। बिना चाइना का नाम लिए, चाइना के लिए ही अमेंडमेंट लाया गया था। व्हाट हैपेंड वाज, कोविड-19 के चक्कर में आपको पता है कि इंडियन इकोनॉमी सफर्ड अ लॉट। इंडियन स्टॉक प्राइसेस, शेयर प्राइसेस ऑफ बिग बिग कंपनीज, टॉप लिस्टेड कंपनीज क्रैश। रिलायंस आपको याद होगा 900 रुपया का भाव में मिल रहा था। रिलायंस आरआईएल 900, जिसका दाम अभी 2000 रुपया पर शेयर चलता है, वो 900 रुपया में ट्रेड हो रहा था। तो सारे बड़े बड़े कंपनीज 50 से 60% डिस्काउंट पर दे शेयर प्राइसेस फॉर ट्रेडिंग। तो यहां पर डर क्या था कि चाइना हम लोग का कंपनीज को कंट्रोल नहीं कर ले स्टॉक मार्केट से धड़ल्ले से शेयर्स खरीद करके, क्योंकि चाइना के पास तो पैसा है भाई, तो वो ये पैसा मिसयूज नहीं करे हमारे कंपनीज के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए। खासकर वहां पर जहां पर एफडीआई परमिटेड है ऑटोमेटिक रूट में, जहां गवर्नमेंट का भी अप्रूवल का दरकार नहीं है। देयर आर सेक्टर्स इन विच एफडीआई इज परमिटेड अंडर ऑटोमेटिक रूट विदाउट अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये सिचुएशन को मिसयूज किया जा सकता था, ये क्राइसिस को मिसयूज किया जा सकता था चाइना द्वारा। इसीलिए भाई, इसीलिए ये अमेंडमेंट आया। और ये अमेंडमेंट क्या बोलता है कि हाँ, ये अमेंडमेंट क्या बोलता है, बहुत ध्यान से सुनो, मजेदार है। कि हाँ भाई, पता है कि एफडीआई हम लोग का ऑटोमेटिक रूट में है। जिन सेक्टर्स में एफडीआई is approved under automatic route, the sectors in which FDI is approved under automatic route will come under government route. हाँ, ऑटोमेटिक रूट वाला एफडीआई गवर्नमेंट रूट के अंदर आएगा, गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा फॉर एफडीआईज मेड बाय दोस कंट्रीज हु शेयर लैंड बॉर्डर विद इंडिया।
एफडीआई अगर ऐसे कंट्री से आ रहा है, कैसे कंट्री से आ रहा है? एफडीआई ऐसे कंट्री से आ रहा है जिसके साथ इंडिया का लैंड बॉर्डर जुड़ा हुआ है। सर इंडिया का लैंड बॉर्डर क्या चाइना के साथ जुड़ा हुआ है? अरे हाँ, तभी तो लद्दाख सिक्किम में आए दिन सैनिक लोग एक दूसरे को मारते रहता है, क्योंकि चाइनीज आर्मी इन्फिल्ट्रेट करता है और हम लोग का इंडियन आर्मी फिर उसको भगाता है, तो वहां लड़ाई होते रहता है। सर पाकिस्तान के साथ भी उसको तो हम लोग ऐसे भी हटा करके रखे हैं, बहुत सारा उसको तो हम लोग ऐसे भी प्रोहिबिट करके रखे हैं। सर नेपाल भूटान के साथ भी है सर, हम लोग तो अपने गांव में सर नेपाल ऐसे ही चले जाते हैं बॉर्डर पार करके। अरे बेटा नेपाल भूटान का क्या हैसियत है, क्यों मुंह खुलवा रहे हो? नेपाल भूटान का क्या हैसियत है हमारे कम्युनिस्ट को कंट्रोल करने का? लेकिन क्या ये अमेंडमेंट उनके लिए भी है? हाँ उनके लिए भी। हम लोग चाइना थोड़ी ना नाम लिए, बट डर हम लोग को किससे था? चाइना से। बट चाइना का डायरेक्टली नाम नहीं ले सकते ना, तो हम लोग ने क्या बोला, ऐसे कंट्रीज जो हमारे इंडिया के साथ, हिंदुस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, वहां से एफडीआई, भले ही ऑटोमेटिक रूट हम लोग बोल रखे थे, लेकिन ये अमेंडमेंट के बाद अगर उस कंट्री से एफडीआई आएगा तो गवर्नमेंट रूट में आएगा, गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिएगा भाई। समझ में आ गया सर? मस्त अमेंडमेंट है। अब ये ऐसा अमेंडमेंट है कि मैंने आपको स्टोरी की तरह बताया, आप विजुअलाइज कर रहे होंगे चाइना इंडिया सोल्जर, तो ये सब तरीका जो है ना, अब आपको भूलने नहीं देगा ये वाला अमेंडमेंट। अब इसमें क्या पढ़ना है? आप अपने वर्ड्स में लिखो ना, बताओ अपने वर्ड्स में क्या लिखोगे? द एफडीआई विच नॉर्मली कम अंडर ऑटोमेटिक रूट आफ्टर अमेंडमेंट विल कम अंडर गवर्नमेंट रूट इफ सच, the FDI which normally come under automatic route will come under government route if such FDI is coming by non-resident entity of a foreign country, non-resident entity of such a country which shares land borders with India, या फिर जिसका बेनिफिशियल ओनर उस कंट्री में, चाइना में। जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल चाइनीज आदमी क्या बोला, अच्छा हम लोग को पैसा नहीं लगाना देगा, रुको। उन लोग अपना यहाँ पर एक प्यादा रख दिया, चाइना वाला लोग अपने यहाँ पर प्यादा रख दिया, उस प्यादा के बैंक अकाउंट में दुनिया भर का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, और वो प्यादा हिंदुस्तानी है, अब वो खरीद रहे हैं, तो बेनिफिशियल ओनर तो वही है भाई, जहां से सोर्स है, जहां से पैसा आ रहा है, तो ये भी अलाउड नहीं करेगा। मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट एफडीआई दोनों के दोनों गवर्नमेंट रूट में आ जाएंगे, भले ही ऑटोमेटिक रूट में थे, बट अब गवर्नमेंट रूट में आ जाएंगे। डायरेक्ट एफडीआई, इनडायरेक्ट एफडीआई फ्रॉम दोस कंट्रीज व्हिच शेयर लैंड बॉर्डर विद इंडिया। देखो तो ये किसके लिए आया? ये भाई चाइना के लिए आया। नोट्स कहां से मिलेगा सर? ये नोट्स जो है आईसीएसआई का ही है, फिर भी अगर आप ये नोट्स जो है मैंने इसको अच्छे से बना रखा है, तो ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। नॉन रेसिडेंट एंटिटी, और जिन लोग D2H क्लासेस ले रखे हैं उन लोग को तो ये सब जो है नोट्स वगैरह भी जो है ऑलरेडी प्रोवाइड जो है, अगर आप देख रहे हैं तो ऑलरेडी D2H वाले क्लासेस को भी अलग से नोट्स मिल रहा है। नॉन रेसिडेंट एंटिटी, अब ध्यान से, नॉन रेसिडेंट एंटिटी कैन इन्वेस्ट इन इंडिया, बिल्कुल हम लोग को पता है नॉन रेसिडेंट एंटिटी कैन इन्वेस्ट इन इंडिया सब्जेक्ट टू एफडीआई पॉलिसी एक्सेप्ट इन द प्रोहिबिटेड सेक्टर्स, except in the prohibited sectors. However, an entity of a country which shares land border with India, or where the beneficial owner of an investment into India is situated in such, is situated, या फिर is a citizen of such country, beneficial owner समझ में आ रहा है ना? प्यादा नहीं, असली beneficial owner is situated in such country, ऐसा country which shares land border with India, can invest only under government route, ध्यान देगा ऑटोमेटिक रोड, आप गवर्नमेंट का परमिशन लीजिए। फर्दर जो पाकिस्तान का सिटीजन है या पाकिस्तान में कोई एंटिटी है, वो तो गवर्नमेंट रूट में ही इन्वेस्ट करेगा, ऑब्वियस सा बात है, और उसको तो डिफेंस स्पेस एटॉमिक एनर्जी प्रोहिबिटेड सेक्टर्स में अलाउड ही नहीं है, और बाद बाकी भी जो है वो गवर्नमेंट रूट में आएगा, और डिफेंस स्पेस और एटॉमिक एनर्जी एंड प्रोहिबिटेड सेक्टर्स में तो अलाउड ही नहीं है। समझ में आ गया सर? ये अमेंडमेंट क्लियर है भैया, चाइना को रोकने के लिए था। आगे बढ़ते हैं। एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर। अब देखो इसका पॉइंट ए है, बी है, फिर नेक्स्ट पेज में सी डी ई एफ जी एच आई जे, सर ये तो सर 3 पन्ना का है, चिंता मत करो, मैं हूं ना। 10 मिनट के अंदर मैं तुमको ये याद करवा दूंगा, याद समझा भी दूंगा, याद भी करवा दूंगा, रिवीजन भी करवा दूंगा, खोलना ही नहीं पड़ेगा ऐसा। ठीक है सर, चलिए 10 मिनट दिया सर आपको, सुनो। सो एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर, ऑटोमेटिक रूट में
पहले भी एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर, पहले भी एफडीआई जो था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया 49% तक अलाउड था ऑटोमेटिक रूट में, अभी भी 49% है। तो सर चेंज क्या? चेंज है भाई कि जो इंश्योरेंस के इंटरमीडियरीज है, इंश्योरेंस के इंटरमीडियरी, इंश्योरेंस कंपनी नहीं, इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज, जो लोग पॉलिसी वॉलिसी बेचने का काम करते हैं, आप सही समझ गए, जैसे पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार क्या है? एक इंश्योरेंस कंपनी है। आंसर इस पॉलिसी बाजार एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, वो इंश्योरेंस इंटरमीडियरी है। ऐसे कंपनियों में जो इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, इंश्योरेंस इंटरमीडियरी है, या मान लो सर्वेयर है, सर्वे वगैरह का काम करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, खुद इंश्योरेंस नहीं देते, इंश्योरेंस पॉलिसी बिकवाते हैं या फिर सर्वे करते हैं, क्लेम सेटल करवाते हैं, ऐसे बिचौलियों के लिए एफडीआई 100% परमिट कर दिया गया है, 100%, बिल्कुल अंडर ऑटोमेटिक रूट। तो क्या बोले हम? सुन लो, रिवाइज्ड एफडीआई पॉलिसी इन इंश्योरेंस कंपनीज का मेन हम आपको 8 बात बताने वाले हैं। पहला बात, एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट इन इंश्योरेंस कंपनीज, एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट इन इंश्योरेंस कंपनी का बात हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज जो खुद इंश्योरेंस देते हैं 49%, एफडीआई in insurance intermediaries like brokers, policy brokers, surveyors, etc. 100%। अब जो इंश्योरेंस कंपनीज है, एफडीए पॉलिसी में लिखा गया कि इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज का ये ड्यूटी रहेगा कि उनको ध्यान रखना है कि उनका जो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, उसका मैक्सिमम 49% ही फॉरेनर लोग के हाथ में रहे, फिरंगी लोग के हाथ में रहे, क्योंकि एफडीए 49% तक अलाउड है। सो इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज should make sure, Indian insurance companies should make sure that not more than 49% of the paid up equity share capital is held by the foreign investors, including the foreign portfolio investors. Okay. और ये जो 49% का बात हो रहा है ना ऑटोमेटिक रूट में, ऑटोमेटिक रूट मतलब गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, बट इंश्योरेंस कंपनीज का एक अथॉरिटी होता है, सही आपने फरमाया, एड में आप देखते हैं आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका अप्रूवल चाहिएगा। ऑटोमेटिक रूट मतलब ऐसा नहीं कि बस होली है, नहीं, गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, आईआरडीए का अप्रूवल चाहिएगा। सो इवन अप टू 49% इन्वेस्टमेंट विल रिक्वायर IRDA's approval. It will also require the compliance of Insurance Act 1938. The investment, the FDI, should be made as per the compliance of Insurance Act 1938. The pricing at which the equity shares will be allotted in case of FDI, equity share तो देना पड़ेगा ना, the pricing will be determined as per RBI guidelines. 49% ऑटोमेटिक रूट में तो क्या कौड़ी के भाव पर शेयर बेच देगा इंडियन इंश्योरेंस कंपनी फिरंगी लोग को? नहीं, प्राइसिंग विल बी डिटरमाइंड एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। The ownership and control of Indian insurance companies, the ownership and control of Indian insurance companies should always remain in the hand of Indians, not in the hand of foreign investors. इसलिए तो 49% ही उन लोग को बोला जा रहा है, तो ओनरशिप एंड कंट्रोल इंडियन इंश्योरेंस कंपनी का इंडियंस के हाथ में रहना चाहिए। सर फिर से एक बार बोल दीजिए ना सर, पहले 8वां पॉइंट सुन लो, फिर एक बार 8वां पॉइंट का रिवीजन करवा देंगे। 8वां पॉइंट, अच्छा एक बात बताओ ना, एफडीआई इन इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज कितना अलाउड था? सर 49। मारेंगे बेटा, गांजा ले ली, हो गया 49% नहीं 100%, इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज 100%। हाँ सर ठीक है, तो उसमें ओनरशिप एंड कंट्रोल, सर अभी तो आप बताए सर ओनरशिप एंड कंट्रोल सर इंडियंस के हाथ में रहना चाहिए, अरे पक्का गांजा ले लियो, वो तो इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज का बात की थी ना, कि ओनरशिप एंड कंट्रोल इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज का इंडियंस के हाथ में रहना चाहिए। इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज का तो 100% तक हो सकता है एफडीआई आ जाए, तो उसका ओनरशिप कंट्रोल जो है वो इंडियंस के हाथ में रहे, ये जरूरी नहीं है, ये लिखा हुआ है इस एफडीआई पॉलिसी में। हाँ, जो इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज का ओनरशिप कंट्रोल है, ये जरूरी नहीं है कि इंडियंस के हाथ में रहे, लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन है, मैनेजमेंट है, द बीओडी कंपोजिशन एंड मैनेजमेंट शैल बी डिसाइडेड बाय द आईआरडीए। आईआरडीए जैसा बोलेगा कि बीओडी में एक इंसान हम लोग का भी होना चाहिए, मैनेजमेंट में एक इंसान हिंदुस्तानी होना चाहिए, तो आईआरडीए जैसा बोलेगा, बीओडी का कंपोजिशन एंड मैनेजमेंट जैसा होगा, बट ओनरशिप एंड कंट्रोल इंडियन के हाथ में रहे इन केस ऑफ इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज, ये जरूरी नहीं है। अब ये 8 पॉइंट का हम एक बार रिवीजन करवा देना। एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट, एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट इन इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस देता है सर 49%। फिर इसी से रिलेटेड सारा बात खींचो, 49% से ही पहले इंटरमीडियरीज का बाद में बात करेंगे, पहले इंश्योरेंस कंपनीज का बात करो। सर एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट 49%,
Indian insurance companies will make sure that not more than 49% of the paid up equity share capital is held by the foreign investors, including foreign portfolio investors. Indian insurance companies will make sure that not more than 49% of the paid up equity share capital is held by FPIs, foreign portfolio investors and foreign investors. Even this 49% will require the approval of IRDA, compliance of Insurance Act 1938, pricing as per RBI guidelines. Ownership and control of the Indian insurance company should always remain in the hands of the Indians. It should never be in the hands, ownership and control can never be in the hands of the foreign investors. अब इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज का अगर बात करें 100% FDI is allowed. Ownership and control can be in the hands of the foreign investors, but the composition of board of director and management will be such which will be decided by the authority which is IRDA. क्लियर है सर, मजा आ गया सर ये 8 पॉइंट देख करके. देखो मार्क करो, देखो FDI policy on insurance sector made the following amendment. 49% of FDI allowed under automatic route in insurance company. 100% of FDI. 100% of FDI allowed under automatic route in intermediaries. Intermediaries like insurance broker, reinsurance broker, consultants, agents, एडमिनिस्ट्रेटर जो सेटलमेंट का काम करता है, सर्वेयर जो नाप करके आता है कि भाई कितना का नुकसान हुआ, वही सर्वेयर्स, लॉस असेसर्स, बस उतना ही. ठीक है, यहाँ 100% हो गया. फिर देखो, फिर 49% से खींच दो. नो इंडियन इंश्योरेंस कंपनी शैल अलाउ द एग्रीगेट होल्डिंग by way of foreign investment in its equity shares by foreign investors including foreign portfolio investors to exceed 49% of the paid up equity capital of such Indian insurance company. सर आप भी यही बोले थे सर, याद हो चुका है. ये जितना भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा ना 49% वाला भी of the paid up equity share capital of Indian insurance company shall be allowed on automatic route subject to approval by IRDA. तो मेन पॉइंट ये है भाई, ये 49% भी अप्रूवल ऑफ IRDA होगा. सब्जेक्ट टू फिर कंप्लायंस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938. ये मेन पॉइंट है भाई, इंश्योरेंस एक्ट 1938 भी कंप्लाई करना पड़ेगा. इंडियन इंश्योरेंस कंपनी शैल इंश्योर कि जो ओनरशिप एंड कंट्रोल है शुड बी इन द हैंड्स ऑफ रेसिडेंट इंडियन एंटिटीज. क्लियर है. जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह और आएगा वो प्राइसिंग गाइडलाइन स्पेसिफाइड बाय आरबीआई अंडर फैमा. ठीक है सर. और ये जो 100% का बात हो रहा है, 100% कहां पर भाई, इंटरमीडियरीज वगैरह फिर से नाम लिखा हुआ हम नहीं पढ़ रहे हैं. तो इसमें जो ओनरशिप एंड कंट्रोल है वो बाहर वाले के हाथ में रह सकता है. देखो ये देखो, ये जो कंडीशन हम लोग ऊपर में पढ़े थे ना क्लॉज नंबर एफ में वही था, ओनरशिप कंट्रोल इंडियंस के हाथ में रहना चाहिए. ये यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, इंटरमीडियरीज के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, एंड इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज यहां एप्लीकेबल नहीं होगा. लेकिन कॉम्पोजिशन इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज का जो कॉम्पोजिशन रहेगा बीओडी का, मैनेजमेंट का, shall be specified by the concerned regulator. concerned regulator कौन है? IRDA. क्लियर है सर? ऑल ओके. और ये सेम पॉइंट फिर से रिपीट हो रहा है भाई कि हम लोग IRDA का अप्रूवल से ही ये सब काम करेंगे. ये सब जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा, वेरिफिकेशन ऑफ द अथॉरिटी. अथॉरिटी कौन? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी. बस यहीं तक. फिर आप ये वाला पॉइंट में आ जाइए. अभी भी एफडीआई इन इंश्योरेंस कंपनीज एंड इंटरमीडियरीज का ही पॉइंट चल रहा है. मैंने आपको 8 पॉइंट दिमाग में बिठा दिया है. 9वां पॉइंट में आइए. ये देखिए 9th पॉइंट. ऐसा इंश्योरेंस इंटरमीडियरी, अब इंटरमीडियरी का बात हो रहा है, ऐसा इंश्योरेंस इंटरमीडियरी जिसमें मेजॉरिटी फिरंगी लोग है शेयर होल्डर, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग फिरंगी लोग है, फॉरेन इन्वेस्टर्स है, उसको ये सब काम भी करना पड़ेगा. अगर इंश्योरेंस इंटरमीडियरी, एक बच्चा बोलेगा सर मेजॉरिटी तो फिरंगी लोग ही होगा, 100% अलाउड है, तो अलाउड है तो क्या बारिश हो जाएगा क्या आपके ऊपर पैसा का? जरूरी है फिरंगी लोग पैसा लगाएगा? नहीं. से समझ आ गया. बाई चांस अगर आपके यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग इज बीइंग हेल्ड बाय द फॉरेन इन्वेस्टर्स इन द इंश्योरेंस इंटरमीडियरी, तो उसको ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे. क्या क्या कंडीशन इंश्योरेंस इंटरमीडियरी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा? कंपनी होना चाहिए सबसे पहले बात तो,
इनकॉर्पोरेटेड एज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है। एटलीस्ट वन अमंग द चेयरमैन ऑफ बीओडी या फिर सीईओ, या तो चेयरमैन या फिर सीईओ या प्रिंसिपल ऑफिसर या एमडी, भाई वो रेसिडेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए। चार ऑप्शन दिए, एक तो हिंदुस्तानी चाहिए चार में। चेयरमैन, सीईओ, प्रिंसिपल ऑफिसर या एमडी। चेयरमैन, सीईओ, प्रिंसिपल ऑफिसर या एमडी में से एक रेसिडेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए। डिविडेंड भेजने के पहले आईआरडीए का अप्रूवल लेगा। बाहर में जब डिविडेंड रिमिट करेगा उसको रिपैट्रिएशन बोलते हैं, और आपको आईआरडीए का अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह लाओगे, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो टेक्नोलॉजी भी लेकर के आओ भाई। शैल नॉट मेक पेमेंट टू फिरंगी लोग बियॉन्ड परमिटेड बाय आईआरडीए, ठीक है। तो जो आईआरडीए बोलेगा उससे बियॉन्ड आप पेमेंट नहीं कर सकते। डिस्क्लोजर्स आपको सारा करना पड़ेगा, जो भी आप पेमेंट करेंगे अपने प्रमोटर को, सब्सिडरीज को, सारा डिस्क्लोजर आपको करना पड़ेगा। एंड जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इसका बीओडी एंड केएमपी, कंपोजिशन ऑफ बीओडी एंड केएमपी शैल बी स्पेसिफाइड बाय आईआरडीए, तो ऑलरेडी पढ़ चुके थे। क्लियर है सर? तो एफडीआई एंड इंश्योरेंस सेक्टर, एक बार फिर से हो जाए एफडीआई एंड इंश्योरेंस सेक्टर का सारा पॉइंट, कम ऑन, वेरी फास्ट, रैपिड फायर। FDI in case of insurance companies under automatic route 49% is allowed, up to 49% is allowed। फिर इसी से खींचो सारा पॉइंट पहले। Indian insurance company shall make sure that the paid up equity share capital, Indian insurance company shall make sure that the paid up equity share capital held by the foreign investors including the foreign portfolio investors shall not exceed 49% of the total paid up equity share capital। Even the 49% investment under FDI shall require approval of IRDA, compliance with Insurance Act 1938, pricing as per RBI guidelines under FEMA. Ownership and control will always remain in the hand of the Indian citizens। हो गया चलो। FDI in automatic route in insurance intermediaries like policy broker, surveyor, etc. can be 100%. Ownership and control can also be in the hands of the foreign investors, but the composition of the board of directors and key managerial personnel will be decided by IRDA. And even this investment up to 100% shall be only after verification of IRDA. And if insurance intermediary shareholding, if the insurance intermediary's shareholding, majority shareholding is being held by the foreign investors, it shall comply with the following. It should be a limited liability company under Companies Act 2013. At least one of CEO, at least one of these persons, CEO, chairman or MD or principal officer shall be a resident Indian citizen. Repatriation of dividend can be made only after the approval of IRDA. Any payment can be made beyond the specific, no payment can be made beyond the specified limit specified by IRDA. All the disclosure should be made whenever the payments are made to the promoter group or subsidiaries. All the disclosure should be made to IRDA. बस आगे बढ़ रहे हैं। और बैंकिंग, बहुत बार क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी का प्रमोटर कौन रहता है पता है? बैंक इंश्योरेंस कंपनी खोल करके बैठा है, तो बैंकिंग सेक्टर का भी प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। सर्टेन प्रोविजन रिलेटेड टू बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर shall be applicable in respect of bank द्वारा promoted insurance company। If the insurance company is promoted by bank, banking sector regulations will also be applicable। तब उसमें आरबीआई का भी आपके ऊपर कंप्लायंसेस आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही एक एफडीआई पॉलिसी है सिविल एविएशन सेक्टर, बड़ा सिंपल है। 100%, 100%, 100%, 100% खाली याद रखना, हर जगह ऑलमोस्ट 100% ही है। अरे सिविल एविएशन सेक्टर मतलब समझ में आ गया सर, प्लेन, एयरपोर्ट, बट इसके अलावा और भी बहुत काम होता है, खाली एयरपोर्ट बनाने का सेक्टर नहीं है। एयरपोर्ट बनाता कोई और कंपनी है, उसमें आपको पता है एरोड्रोम, आप ये देखें एरोड्रोम, एरोड्रोम देखे हैं क्या? हाँ बिल्कुल सही, जब आप जो प्लेन रहता है, प्लेन को सीधा एयरपोर्ट से कनेक्ट कर देता है वो, ठीक है, ब्रिज जैसा रहता है, ठीक है, तो वो बनाने का कंपनी दूसरा रहता है, वो बनाने का कंपनी दूसरा है। एयरपोर्ट को मेंटेन करने का कंपनी दूसरा रहता है। एयरपोर्ट में जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड होता है उसका कंपनी दूसरा रहता है। तो इतना सारा काम रहता है एयरपोर्ट में, तो वो सारे के सारे जो एविएशन सेक्टर में अलग अलग टाइप के सेक्टर्स है बोल लो, वहां पर अलग अलग एफडीआई का जो रेट है वो आ गया, बट ऑलमोस्ट हर जगह 100% है। ये देखो, ये देखो एयरपोर्ट में सबसे पहले अगर हम सेक्टर एक्टिविटी का बात करें, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। अरे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट मतलब एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट,
एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट मतलब एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट, उसको और बड़ा बनाना, एक्सटेंड करना। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट मतलब नया एयरपोर्ट बनेगा ग्रीनरी को ध्यान में रख करके, इन्वायरमेंट का रक्षा करते हुए। जी हां, ऐसा मोदी जी ने 18 ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, 18 नया एयरपोर्ट, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एयरपोर्ट का ऐलान किया है। बना नहीं है, देखते हैं कब बनेगा। जैसे उसमें से एक गोवा है, केरला है, ठीक है, दुर्गापुर में भी है वेस्ट बंगाल के अंदर। सो ऐसा 18 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स है एंड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। हाँ, ऑटोमेटिक रूट है दोनों, 100% एफडीआई अलाउड है। सर बहुत सिंपल है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हो या एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट हो, 100% एफडीआई इज अलाउड अंडर ऑटोमेटिक रूट। शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, वो तो एयरपोर्ट बनाना था, अब पैसेंजर को भी तो उड़ाना होगा भाई। मतलब डोमेस्टिक शेड्यूल पैसेंजर एयरलाइन, रीजनल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो ये जो पैसेंजर एयरलाइंस है, पैसेंजर एयरलाइन 100% अलाउड है। बट रुक जाओ, 100% कैसे? ऑटोमेटिक रूट में, ऑटोमेटिक रूट में अप टू 49% है। बट अगर एनआरआई है, सर एफडीआई तो एनआरआई करेगा, नहीं नहीं, एफडीआई जो है वो ऐसा फिरंगी कर रहा है जो इंडियन ओरिजिन से, नॉन रेसिडेंट इंडियन है। समझ में आ गया सर कि अभी तो फिरंगी है बट पहले हिंदुस्तानी था, तो उसके लिए 100% है भाई। ठीक है, एनआरआई अगर करेगा तो 100% है। सर यहाँ तो 100% ऑलरेडी लिखा हुआ है, हाँ, लेकिन 100% में ऑटोमेटिक रूट में 49% है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का अप्रूवल है। अच्छा, आप एनआरआई है तब तो आपको ऑटोमेटिक रूट में 100% है। नॉर्मली 49% ऑटोमेटिक रूट, एनआरआई के लिए 100%। और अगर आप एनआरआई नहीं है तब 100% तक जाना है, तब गवर्नमेंट रूट। नॉन शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, जो शेड्यूल टाइम पर ऑपरेट नहीं करता। आपको पता है जो एयर ट्रैफिक होता है ना, वो भी शेड्यूल टाइम पर ऑपरेट करता है। हाँ सर पता है, उसका भी रूट जो रहता है ना, रूट खरीदना पड़ता है। तो इसमें 100% ऑटोमेटिक रूट है। मैंने आपको बताया ना, हर जगह 100% है, याद कर लेना, खाली इसमें याद कर लेना। जो शेड्यूल्ड पैसेंजर एयरलाइन था उसमें 49% ऑटोमेटिक रूट, और गवर्नमेंट रूट में 100%, और एनआरआई ऑटोमेटिक रूट 49%। फिर बाकी जगह 100%। हेलीकॉप्टर, सर देखे हैं? हाँ हाँ देखे हैं, मैंने तो देखा है भाई। सी प्लेन, अरे सी प्लेन अभी तो मोदी जी बैठ करके आए रे बाबा सी प्लेन में। हाँ गुजरात में, बिल्कुल बिल्कुल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सीधा लेकर के जाएगा। सर अब बैठे ना? नहीं बैठा, कभी ना कभी बैठूंगा। 100% ऑटोमेटिक रूट। तो हेलीकॉप्टर सी प्लेन में 100% ऑटोमेटिक रूट, एंड जो नॉन शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस है उसमें 100% ऑटोमेटिक रूट। अब ये देखो, ये एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट जो है ना, ये तभी मिलेगा जब 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 आपका कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो है उसका एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है। आपको यहां पर तभी ऑपरेट करने मिलेगा व्हेन यू आर अ बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी हैविंग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। चेयरमैन उसका सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और कम से कम 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स भी सिटीजन ऑफ इंडिया। चेयरमैन एंड एटलीस्ट 2/3 ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी सिटीजन इन इंडिया। सब्सटैंशियल ओनरशिप इज वेस्टेड इन इंडियन नेशनल। ओके, इसके अलावा अदर सर्विसेज, सिविल एविएशन सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, तो उसके अंदर बहुत सारे अदर सेक्टर और एक्टिविटीज भी है। ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज, ठीक है, ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज, जो ग्राउंड पे मैनेज होता है रे सारा काम, तो ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज, एयरपोर्ट का मेंटेनेंस वगैरह 100% ऑटोमेटिक रूट। मैंने बताया था 100%, याद रख लेना। इसके अलावा फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टेक्निकल ट्रेनिंग, जैसे एयर होस्टेस वगैरह बनाने का आपने इंस्टीट्यूट खोल लिया, तो पायलट बनाने का इंस्टीट्यूट, आप टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं, एयर होस्टेस वगैरह को ट्रेन करते हैं, 100% ऑटोमेटिक रूट। क्लियर है सर? क्लियर है हम लोग को? अब यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है भाई, बहुत सारा डेफिनेशन, आपको पढ़ने का बिल्कुल दरकार नहीं है, डेफिनेशन एग्जाम नहीं पूछेगा। आपके खुद के समझने के लिए एयरपोर्ट क्या होता है समझ में आता है ना, एरोड्रोम समझ में आता है ना, मैंने आपको बताया ना रे बाबा। हेलीकॉप्टर का डेफिनेशन है, तो ये सब आपको याद रखने का दरकार नहीं है। ठीक है,
बस आप उतना ही याद कर लीजिएगा। और उसके अलावा और भी कुछ कंडीशन है, एफडीआई जब आएगा तो ये सारे कंडीशन ध्यान में रखेगा। ये देखिए 49% से जब ऊपर जाएगा तो पता ही गवर्नमेंट का रूट चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिएगा। बताए थे ना रे बाबा ये वाला केस के लिए, फॉर दिस वन शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, उसी का अदर कंडीशंस का बात हो रहा है। और फिर उसके अलावा जो ये वाला एक तो पॉइंट कर लेना, टेक्निकल इक्विपमेंट्स वगैरह जो यहाँ पे लाना होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से अप्रूवल लेना पड़ेगा। एयर इंडिया जो कि बिकने के लिए रेडी है, एयर इंडिया इज फॉर सेल, आई होप यू नो दिस। तो उसमें ये सारे कंडीशंस एक्स्ट्रा फॉलो करने पड़ेंगे भाई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग फॉरेन एयरलाइन शुड नॉट एक्सीड 49%। नहीं तो हमारे देश के नेताओं को लेकर के कौन जाएगा अगर 100% एयर इंडिया जो है वो फिरंगी लोग ले लिया तो उनका इन्वेस्टमेंट 49% से ज्यादा नहीं होगा। हाँ अगर एनआरआई वगैरह है तब तो 100% हो सकता है अंडर ऑटोमेटिक रूट। ठीक है। सब्सटैंशियल ओनरशिप जो एयर इंडिया का रहेगा वो इंडियन नेशनल्स के हाथ में रहेगा, तभी तो हमारे यहाँ के नेताओं को घुमाया फिराया जा सकेगा। बस अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जितना मैंने पढ़ाया वो मैक्सिमम है, उसी को अच्छे से पढ़ करके जाओ। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, मोड ऑफ पेमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2020। ये कुछ भारी भरकम नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। ध्यान से सुनिए यहां पर क्या हुआ है। शेड्यूल 2 इन्वेस्टमेंट बाय एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। शेड्यूल 7 इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। ठीक है। शेड्यूल 2 क्या है? इन्वेस्टमेंट बाय एफपीआई। शेड्यूल 7 क्या है? इन्वेस्टमेंट बाय एनी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, नॉट नेसेसरी एफपीआई, एनी पर्सन हु इज रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन इन्वेस्टमेंट व्हीकल। इन्वेस्टमेंट व्हीकल मतलब म्यूचुअल फंड कंपनीज, ये सब जगह हम लोग लगा रहेंगे। तो कैसे रुपया लगाएगा यहां पर? ठीक है, कैसे यहां पर रुपया ट्रांसफर करेगा? देखो सबसे पहले शेड्यूल 2 इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एफपीआई। तो यहां ये बोला जा रहा है भाई आप कैसे पेमेंट करोगे? एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, आप जब इंडिया में पैसा लगाओगे किस मोड से पेमेंट करोगे? बैंकिंग चैनल से कर सकते हो। यस, बैंकिंग चैनल से आप कर सकते हो। आप बाहर से इनवर्ड रेमिटेंस करवा दो। यहां पर आपका एफपीआई, आपका बैंक अकाउंट का अमेरिका, ठीक है, आप अमेरिका में जो आपका बैंक है उसको बोलो हमारे यहाँ पर जो आईसीआईसीआई बैंक है या जो भी जिस अकाउंट आपका जो यहाँ पर अकाउंट है आप यहाँ पर ट्रांसफर करवाओ इनवर्ड रेमिटेंस बैंकिंग चैनल के थ्रू। और कोई तरीका है? हाँ हाँ, और कोई तरीका है ना। हे एफपीआई, अगर आपका यहाँ पर इंडिया में नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट खोला हुआ है, फॉरेन करेंसी अकाउंट खोला हुआ है, तो यहां से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये देखो, द कंसिडरेशन शैल बी पेड एज इनवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से कैसे आ रहा है? बैंकिंग चैनल के थ्रू आ रहा है। और आउट ऑफ फंड हेल्ड इन, यहां पर जो फॉरेन करेंसी अकाउंट है या स्पेशल नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट है, फॉरेन करेंसी अकाउंट और स्पेशल नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट, ठीक है, तो आप यहां से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। बस इतना। फिर ये वाला याद रखना, ये सेम चीज लिखा हुआ पॉइंट 2 में, रेमिटेंस ऑफ सेल प्रोसीड। ये तो रुपया लाने का बात हो गया। अब जहां आप इन्वेस्टमेंट की हो कभी ना कभी आप रिडीम भी करोगे अपना इन्वेस्टमेंट, तो क्या रुपया बाहर ले जा सकते हो? हाँ बाहर ले जा सकते हो। या फिर यहां पर जो आपका अकाउंट है फॉरेन करेंसी अकाउंट में भी आप डिपॉजिट कर सकते हो। सेल प्रोसीड नेट ऑफ टैक्स, टैक्स भारत का चुका करके, ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स या फिर यूनिट्स ऑफ रिट्स हो गया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, एंड डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड। आप ठीक है आप ये रिडीम करो, रेमिट कर लो आउटसाइड इंडिया, या फिर यहीं पर जो फॉरेन करेंसी अकाउंट है आपका या फिर स्पेशल नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट है तो यहीं पर क्रिएट कर दो। मतलब जैसे जहां से ला रहे थे वहां ले जा भी सकते हो। जिस मोड से लाना अलाउड था उस मोड में रेमिटेंस भी अलाउड है। तो कुछ खास नहीं था शेड्यूल 2 में ये वाला इन्वेस्टमेंट बाय एफपीआई हो गया। अब शेड्यूल 7 इन्वेस्टमेंट बाय एनी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन इन्वेस्टमेंट व्हीकल। इन्वेस्टमेंट व्हीकल मतलब मान लो बाहर में जो फिरंगी है वो हमारे देश का म्यूचुअल फंड कंपनी में म्यूचुअल फंड खरीदना चाहता है, ठीक है, तो कैसे रुपया लाएगा? देखो बैंकिंग चैनल वगैरह के थ्रू,
या फिर बाय वे ऑफ स्वैप ऑफ शेयर ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल, एसपीवी का शेयर्स के साथ वो स्वैप भी कर सकता है। वही है यार, बैंकिंग चैनल के थ्रू सेम तरीका है, बैंकिंग चैनल, खाली एक तो एक्स्ट्रा याद कर लेना, स्वैप ऑफ शेयर्स ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल वही क्लास में समझाया हुआ है, जैसे सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का एग्जांपल्स है। या फिर वही फंड अगर आपका यहाँ पर है, वही एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट में जो हम लोग फैमा में पढ़े थे, आप यहाँ से भी रुपया लगा सकते हो। और रेमिटेंस भी वैसे ही कर सकते हो, रेमिटेड आउटसाइड इंडिया, या फिर आप यहाँ पर जो अपना अकाउंट खोल रखे हो इसमें भी जमा कर सकते हो। बड़ा सिंपल था। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। फेमा के अंदर क्या अमेंडमेंट है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर फेमा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलेशन 2020 रेगुलेशन नंबर 9। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए क्या बोला जा रहा है कि भाई जब यहां से एक्सपोर्ट हो गया है फॉरेन कंट्री में, गुड्स हुआ, सर्विसेज हुआ, 9 मंथ्स के अंदर रुपया भारत में आ जाना चाहिए। द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग द फुल एक्सपोर्ट वैल्यू, फुल अमाउंट रिप्रेजेंटिंग द फुल एक्सपोर्ट वैल्यू of what goods, software, service exported shall be realized and repatriated to India। ऐसा नहीं हो वहीं पर तुम डॉलर कमा करके रख दिए, यहां लाओ, रियलाइज करके रिपेट्रिएट करो इंडिया में विद इन 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स, हाँ, और विद इन सच पीरियड एज आरबीआई में डिसाइड इन कंसल्टेशन विद सीजी, और सच पीरियड एज आरबीआई में डिसाइड इन कंसल्टेशन विद सीजी। ठीक है, अभी 9 मंथ्स, और कोई पीरियड अभी डिसाइडेड नहीं है, बट आरबीआई के पास पावर है, डिसाइड कर सकते हैं इन कंसल्टेशन विद सीजी। अच्छा, मजा का बात, यहां तो आप बेच दिए थे, मान लो आप बेचे नहीं, मान लो आप यहां से बाहर भेजे हो, कंसाइनमेंट की हो, कंसाइनमेंट की हो अमेरिका में। अब अमेरिका में आपका एजेंट लोग सल्टाएगा तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा भाई। अभी तो आप गुड्स को खाली अमेरिका का वेयर हाउस में भेजो, यू हैव जस्ट सोल्ड, यू हैव नॉट एक्चुअली सोल्ड द गुड, यू हैव जस्ट डिस्पैच द गुड्स इन अ वेयर हाउस आउटसाइड इंडिया, वेयर हाउस आउटसाइड इंडिया। तो बेचने में समय लगेगा, ये हम लोग को समझ में आता है। जब 15 महीना दिया, 15 महीना के अंदर माल बिक भी जाना चाहिए, रियलाइज और रिपेट्रिएट भी हो जाना चाहिए। और अगर एक्सटेंशन चाहिए तो आरबीआई को तुमको सफिशिएंट कॉस्ट दिखाना पड़ेगा। पहला वाला पॉइंट क्या बोल रहा था? 9 महीना के अंदर रियलाइज रिपेट्रिएट कर लो फुल एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ द गुड्स इन इंडिया। दूसरा वाला पॉइंट अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया वेयर हाउस में विच इज एस्टैब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया, चलो 9 महीना की जगह 15 महीना दे देंगे। अमाउंट रिप्रेजेंटिंग द फुल एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स shall be paid to the authorized dealer। ऑब्वियस पता है, हम लोग यहाँ पर ऑथोराइज्ड डीलर को ही ला करके डॉलर देते हैं और इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करवाते हैं। कितना महीना के अंदर? 15 मंथ, या फिर चलो सच पीरियड जो आरबीआई गवर्नमेंट से कंसल्ट करके आपके लिए डिसाइड कर सकता है। और ये 15 मंथ्स का पीरियड जो है आरबीआई आपके लिए एक्सटेंड भी कर सकता है, सफिशिएंट एंड रीजनेबल कॉज अगर दिखाओगे तो। ठीक है सर, मक्खन। अच्छा, अब ये वाला जो एक्सपोर्ट हो रहा है ना, अब ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है ये भारत में जो एसईजेड है, ठीक है, यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया, सॉफ्टवेयर पार्क्स हो गया, उन लोग कर रहे हैं। तो उन लोग को देखो क्या बोलेंगे, वेयर एक्सपोर्ट ऑफ गुड सॉफ्टवेयर सर्विस कुछ भी हो हैज मेड बाय यूनिट्स इन एसईजेड, स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर, इन लोग प्रिविलेज्ड रहते हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर पार्क, टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, सब जो अभी हम लोग ऊपर में पढ़े, भाड़ में गया, सब रेगुलेशन 1 भाड़ में गया। अब सुनो क्या बोल रहे हैं, ऐसे लोग यूनिट्स इन एसईजेड, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स सॉफ्टवेयर सर्विस का, तो अमाउंट जो है रिप्रेजेंटिंग फुल वैल्यू ऑफ गुड्स और सॉफ्टवेयर शैल बी रियलाइज्ड एंड रिपैट्रिएटेड विद इन 9 मंथ्स या सच पीरियड एज आरबीआई में डिसाइड। तो लग रहा था पूरा चेंज हो जाएगा, थोड़ा तो चेंज हुआ ही, वो 15 महीना वाला पॉइंट हट गया। ठीक है, खाली अब यहां पर क्या है? 9 मंथ्स। और इन लोग को बोला गया आप सफिशिएंट कॉस्ट दिखाओ, आपको 9 महीना से भी ज्यादा का एक्सटेंशन मिल जाएगा अगर आरबीआई चाहे तो। ठीक है, और यहां ये भी बोला जा रहा है कि आरबीआई अगर सफिशिएंट कॉस्ट देखे तो बोल सकता है कि ये जो स्टेट एक्सपोर्टर है शैल सीज टू बी गवर्न बाय सब रेगुलेशन 2। तुमको ये सब रेगुलेशन 2, ये हार्डवेयर पार्क, सॉफ्टवेयर पार्क वाला, तुमको ये सब कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर इसमें क्या बेनिफिट था? बेनिफिट था ही, फर्स्ट रेगुलेशन में खाली 9 महीना था अगर आप माल बेच चुके हो तो, यहाँ 9 महीना प्लस सफिशिएंट कॉस्ट दिखाने पर एक्सटेंशन।
लेकिन ये आपको फायदा नहीं मिलेगा अगर आरबीआई चाहे तो। हाँ, आरबीआई आपको सब रेगुलेशन 2 से डिसमिस करने के पहले अपॉर्चुनिटी भी हट जरूर देगा। ठीक है, और डेट ऑफ एक्सपोर्ट क्या होगा, जहां से 9 महीना काउंट होगा। सॉफ्टवेयर के केस में, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो फिजिकल फॉर्म में नहीं रहता, अदर देन फिजिकल फॉर्म में रहता है, तो जिस दिन इनवॉइस जनरेट होगा वहीं से 9 महीना काउंट होगा। जिस दिन इनवॉइस जनरेट होगा, समझ लेना, सॉफ्टवेयर क्योंकि इंटेंजिबल है, एक्सपोर्ट हो गया जिस दिन इनवॉइस जनरेट हुआ। ओके, विश कि आपका भी नाम यहां पर जल्दी शामिल हो। चलो, तो ये था ईबीसीएल का अमेंडमेंट। जैसा मैंने ऑलरेडी कहा, जेआईजेएल, एसबीईसी और एसएलसीएम का तो मैराथन के अंदर, कंपनी लॉ का भी मैराथन और अलग से 2 अमेंडमेंट, और ये अपना ईबीसीएल। दिस कंप्लीट्स माय एग्जॉस्टिव लेक्चर ऑफ ऑल द अमेंडमेंट्स एंड एडिशनल पोर्शंस। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और हाँ, एक चीज और मैं जाते जाते बोलना चाहूंगा, आप लोग को जब भी एग्जाम्स, जब मैं मॉक टेस्ट लेता हूँ, यूट्यूब पे आकर के अनाउंस करता हूँ अपने सारे बच्चों के लिए, ऑल इंडिया फैमिली के लिए, प्लीज वो दिया करो यार, प्लीज दिया करो, जेन्युइनली दिया करो। फ्यूचर में जब भी कोई भी मॉक टेस्ट हो उसको देना भाई, ये गेम चेंजर रहता है आपके लिए। चलो।